मैं शन्नो श्रीवास्तव मंगलवार 24 के इस मंच पे आज एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मंगलवार 24 का उद्देश्य है एक सामाजिक और पारिवारिक मुद्दे पर चर्चा करना। हर बार हमारे साथ चर्चा में शामिल होते हैं देश के प्रबुद्ध कोई भी साहित्यकार, लेखक, लेखिका, कवि या कोई भी सेलिब्रिटी जो हमारे समस्याओं पर, हमारे मुद्दे पर विचार करते हैं, अपनी राय देते हैं। हमारे दर्शकों की राय होती है, उसको सुनते हैं और उस पर अपनी चर्चा करते हैं। दशक बीतते बीतते समाज की दशा में परिवर्तन परिलक्षित होने लगता है। एक दशक के बाद समाज में परिवर्तन हर एक को साफ साफ दिखता है और हम उस परिवर्तन को स्वीकार करते चले जाते हैं। स्वीकार कर लेना अच्छा है, परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन पिछले एक दशक से जो परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है, जो हमें दिखाई दे रहा है, वह थोड़ा चिंतनीय हो रहा है। हालांकि हर दशक के बाद जो परिवर्तन होता है वो अगली पीढ़ी को थोड़ा सा पिछली पीढ़ी को थोड़ा सा लगता है कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है। लेकिन अब जो परिवर्तन हो रहा है पिछले एक दशक से, वो इतना ज्यादा चिंतनीय हो गया है कि अब हर घर में, हर बैठक में, हर जगह इस पे चर्चा होने लग रही है कि ये परिवर्तन प्रगतिशील है या हमें पतन की ओर ले जा रहा है। आज का जो युवा वर्ग है वो एक तरफ तो प्रगति कर रहा है, अगर हम इसे प्रगति माने तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस प्रगति के पीछे जो नुकसान हो रहा है वो कई प्रकार का है। पारिवारिक नुकसान है, सामाजिक नुकसान है, व्यक्तिगत नुकसान है और उस नुकसान का जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा उसे ही शायद एक बार हम पतन शब्द कह सकते हैं। युवा बेलगाम हो रहे हैं, उनकी दिनचर्या उलट पलट रही है। घर के बुजुर्ग वृद्धाश्रम में जा रहे हैं, घर के बच्चे क्रेच में जा रहे हैं। सिर्फ पैसा, नौकरी, यही युवाओं का एक उद्देश्य रह गया है। कुछ मामले में उद्देश्य है, कहीं उनकी वो मजबूरियां बनती चली जा रही है। लाइफ स्टाइल इतना चेंज हो चुका है कि वो थोड़ा हेल्थ के लिए हार्मफुल हो रहा है। ऐसी ये मुद्दा है, यही आज का विचार का हमारा विषय है। और इस विषय पर विचार करने के लिए आज मैंने अपने साथ दो प्रबुद्ध जनों को आमंत्रित किया है। मैं उन्हें यहाँ आमंत्रित करती हूँ, उनसे आपका परिचय कराती हूँ, उसके बाद हम अपने विषय पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ी हैं बेंगलोर से पद्मा अग्रवाल जी। पद्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पे। और आज की परिचर्चा में मैं आपके योगदान के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। पद्मा अग्रवाल जी साहित्यकार हैं, लेखिका हैं। इनकी बहुत सारी कहानियां देश के विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं। और दूसरे आज हमारे साथ जुड़े हैं फरीदाबाद से हेमंत अग्रवाल जी। हेमंत अग्रवाल जी कवि हैं, युवा हैं और एक बिजनेसमैन हैं। आज दोनों प्रबुद्ध जनों के साथ मिलकर के हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि जो आज प्रगति हो रही है उस प्रगति के पीछे कितना नुकसान छुपा है। प्रगति के नाम पे हम जो हासिल कर रहे हैं उसके पीछे कितना क्या क्या खो रहे हैं। तो सबसे पहले हम आज इसी सवाल से ही इस अपने परिचर्चा की शुरुआत करते हैं कि क्या युवाओं की जो शैली है, जीवन शैली है, वो प्रगति है या पतन है। मैं बारी बारी से आप दोनों की राय इसमें जानना चाहूंगी कि ये जो प्रगति है वास्तव में ये प्रगति है या इस प्रगति के पीछे कुछ नुकसान छुपा है, किस प्रकार का नुकसान छुपा है। सबसे पहले मैं पद्मा जी हमारी जो सीनियर है इनसे इस बारे में जानना चाहूंगी। उसके बाद हेमंत जी आप भी इस पे अपने विचार रखिएगा कि प्रगति के पीछे छुपा है पतन, हिडन पतन है, वो क्या है और कैसा है। जी पद्मा जी। नमस्कार चन्नो जी, आपने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया और इस विषय पर आपने विचार मेरे आमंत्रित किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज ये युवा जो है एक बड़ी ज्वलंत समस्या बन गई है, क्योंकि आधुनिक जीवन शैली जो है युवकों के लिए दुधारी तलवार की तरह है। प्रगति के जहां असीमित अवसर हैं, वहीं पर पतन के गहरे जोखिम दोनों ही मौजूद हैं। जी, तकनीकी क्रांति हुई है। गूगल, लिंक्डइन जैसी डिजिटल टूल्स ने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है, जहां कौशल विकास और रोजगार के नए रास्ते खुल गए हैं। वैश्विक पहुंच हो गई है बच्चों की। घर में बैठ करके
वैश्विक शिक्षा संस्कृति से जुड़ गए हैं। स्टार्टअप संस्कृति ने युवाओं को केवल नौकरी खोलने वाला ही नहीं वरन नौकरी देने वाला भी बना दिया है जी। लेकिन जो उनकी व्यस्तता है, जो इनकी जीवन शैली है, वो इनको पतन की ओर ले जा रही, क्योंकि आज का युवा जो है केवल एक एम है, पैसा कमाओ। जी। पैसा कमाना ही मुख्य लक्ष्य रह गया है, क्योंकि जी। जो आज का युवा है उसके पेरेंट्स जो हैं वो करीब वो यही जीवन बिता रहे हैं। दोनों वर्किंग है, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, बच्चा कहाँ पल रहा है? क्रश में। अब जब बच्चा आया के संग रह रहा है तो वही संस्कार तो वो ले रहा है जी। और अकेलापन उसका जो है अलग तरह से उसको गलत चीजों में ले जा रहा है। जो सोनापन जिस समय पेरेंट्स की जरूरत है उस समय पेरेंट्स उसके पास नहीं है। अब जब बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा है, घर में है नहीं, तो अपना तो नहीं मिल रहा है उसे। जिस समय माँ की गोद चाहिए उस समय उसे आया का मिल रहा है साथ। जी। तो वो अब फिर उसके पास एक ही मोटो है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें आईएएस बनना है। उसके लिए तुम्हें लेविश चीजें, लेविश लाइफ दे रहे हैं पेरेंट्स। बच्चा इच्छा करे या ना करे उसके पास खिलौनों का ढेर है, जितनी भी आइटम्स हो सकते हैं। पेरेंट्स ब्रांडेड शूज दे रहे हैं, ब्रांडेड ड्रेस दे रहे हैं, पैसा पैसा पैसा। तो बच्चे को लगता है कि बस यही मेरी लाइफ है, हमको भी जीवन में आगे बढ़ना है और पैसा कमाना है। उसका लक्ष्य केवल पैसा कमाना है, और जहां ज्यादा पैसा है वहां पर देखिए पतन आएगा ही, क्योंकि पैसे का सही उपयोग हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, गलत आदतों की ओर चला जाता है। आप भी बोलिए कुछ। जी। अब हाँ हेमंत जी, अब आप इस विषय पर अपने विचार रखिए। आप क्या मानते हैं कि इसमें एक चीज और जोड़िएगा, जैसे कि माता पिता का कितना योगदान है इस चीज में, युवाओं को का जो भटकाव हो रहा है उसमें? जी जरूर। सादर प्रणाम करता हूँ, आप के मंच को भी प्रणाम करता हूँ और माँ शारदे को तो नमन है ही है। आपने बहुत ही चिंताजनक विषय आज रखा है, जो बहुत जरूरी है। इस विषय पर सभी को विचार भी करना चाहिए और इसके ऊपर बात भी कर जो भी आगे भविष्य में भयावह स्थिति आने वाली है और आ ही रही है, उस पर भी बहुत जरूरी है कि समाधान निकाले जाएं। वरना हमें क्या क्या खोना पड़ेगा वो हम अभी नहीं सोच सकते कि हमें क्या खोना पड़ेगा। जी। मेरे विचार इसमें इस प्रकार से हैं कि जो युवा जीवन शैली इस समय है वो बहुत ही चिंताजनक स्थिति पर आ चुकी है, और खास तौर पर कोरोना से पहले की जो जीवन शैली थी लोगों की या युवाओं की, उसमें बहुत हद तक एक कोरोना जो हमारी महामारी आई थी वो भी बहुत बड़ा एक पार्ट अदा करके गई है इसको उथल पुथल करने के लिए। जी, एग्री। क्योंकि उससे पहले बच्चों का एक रूटीन बना हुआ था स्कूल जाने का, या सभी प्रकार की स्थितियों में वो लोग चलते थे, उसमें अपने एडजस्ट हो रखे थे। लेकिन जैसे ही कोरोना महामारी में स्कूल सारे बंद हो गए, ऑनलाइन शिक्षा शुरू हो गई, और उसके बाद जब कोविड से हम लोग बाहर निकले तब भी स्कूलों से लेके सारे इंस्टीट्यूशंस ने, सभी ने ही ऑनलाइन शिक्षा को बहुत ज्यादा महत्व दिया और बच्चों को भी पढ़ाने में बहुत ज्यादा उनके अंदर वो पुश करने लगे कि भाई आप यहीं पर इजीली घर पे बैठ के पढ़ने लगे। अब उसको एक तरह से हम अगर देखें तो वो अच्छा भी था, लेकिन उसके बुरे प्रभाव, दुष्प्रभाव भी बहुत से आने लगे कि पेरेंट्स के लिए तो इजी हो गया कि भाई कोई हमारे को कहीं भेजना नहीं है, बच्चे को सेफ्टी सिक्योरिटी भी है, घर में ही पढ़ लेगा। लेकिन उसका जो शारीरिक विकास था वो उस समय वहां पर रुक गया। बिल्कुल। और वो कुल मिलाकर मोबाइल फोन पर, लैपटॉप पर वहीं पर केंद्रित हो गया। उसको गेम्स खेलनी है या फिर पढ़ाई करनी है, जो भी करना है सब कुछ लैपटॉप पे या उस पर। अब मैं आता हूं जो युवाओं की जीवन शैली में क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं। माता पिता अपनी जॉब में व्यस्त,
जी आजकल ज्यादातर एक आदमी अगर कमा रहा है तो वो घर नहीं चला सकता बहुत अच्छे से, दो बच्चों को भी ढंग से नहीं पाल सकता, अच्छे स्कूल्स में नहीं भेज सकता। तो इसलिए दोनों मदर और फादर दोनों ही आजकल जॉब कर रहे हैं या बिजनेस में लगे हुए हैं, या बहुत से लोग घर से ही कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं। हर तरीके से वो अपनी कोशिश करते हैं कि भी अपनी आजीविका को कमा सकें और बच्चों को अच्छे से अच्छा लाइफस्टाइल दे सकें, जैसा कि अभी आदरणीय दीदी ने भी कहा। तो इसमें पेरेंट्स को कम से कम ये तो जरूर करना चाहिए कि वो, ठीक है वो चीजें भी जरूरी है कि जॉब कर रहे हैं, वो धन अर्जित करना भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ घर में नियमावली लागू करनी चाहिए बच्चों के लिए, कि उनका एक शेड्यूल फिक्स होना चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या चाहे जैसे भी पढ़ रहे हैं। एक शेड्यूल फिक्स होना चाहिए कि अर्ली मॉर्निंग उठना है तो वो उठना है, और कोई ना कोई टेम्पल से रिलेटेड कुछ ना कुछ उनका कुछ सिस्टम बनाना चाहिए कि घर में ही जो मंदिर है उसमें भी उन्होंने 10 मिनट देने हैं, ताकि एक आध्यात्म से भी बच्चा जुड़ सके। ये बहुत बड़ी बात है कि इस समय आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ज्यादा हम उससे दूर होते चले जा रहे हैं, जी क्योंकि कुल मिला के हम लोग सिर्फ और सिर्फ भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, और जो भी हमारे संसाधन हैं उनको जुटाने में लगे हुए हैं। जी ये तो जो उसके अंदर कोरोना हमारे टाइम, सांस्कृतिक, हाँ जी बोलिए। जी सांस्कृतिक मूल्यों का हमारा बहुत ज्यादा इसमें ह्रास हो रहा है। ना हम बच्चों को बताते हैं और ना वो समझ पा रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ मैं महसूस करता हूं कि युवाओं के अंदर देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति कोई भावना नहीं है। किसी भी प्रकार से वो समझना ही नहीं चाहते कि भी राष्ट्र के प्रति भी उनकी कोई ना कोई जिम्मेवारी होती है। और आप हैरान होंगे कि अभी थोड़े दिन पहले ही, जैसे आपने बताया कि हमारा एक युवा मंच है फरीदाबाद में, तो उसमें एक हमारे साथ बहुत सारे युवा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। जी तो उसमें मतलब हम हैरान होते हैं बच्चों के मुंह से ये सुनने पर कि अरे इस विषय पर तो हमने राष्ट्र के प्रति कुछ हमारा कर्तव्य बनता है, इसके विषय में तो हमें कभी ना तो घर में बताया गया और ना हमने कभी सोचा। जी तो ये बहुत शॉकिंग है कि लोग ग्रेजुएशन लेवल पे आ चुके हैं और उनको पेरेंट्स ने ही अभी तक यही नहीं कहा कि भाई हाँ राष्ट्र के प्रति भी कुछ है। तो सिर्फ भाई आप पढ़ाई करो, कुछ जैसे आपने कहा कि भाई डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, ये सही वही है, चीज। क्योंकि ये जो आपने दो चीजें कही, एक कोरोना टाइम के बाद से जो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चल गया है, सबसे ज्यादा जी हानिकारक ये हो रहा है। इससे सोशल इंटरेक्शन, सोशल कम्युनिकेशन, घर से बाहर निकलने के जो एक मतलब डेली रूटीन में था कि जाना ही जाना जी है, घर से निकलना है, जी जी घर से बाहर निकलने पे हमारा कांटेक्ट लोगों के साथ अनायास जुड़ता जाता है। घर से बाहर अगर हम अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो भी, अगर हम कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तो हमें कितने तरह के लोगों का साथ मिलता था, ऑफिस में एक इन्वायरमेंट मिलता था, स्कूल जा रहे थे बच्चे, अब एक छोटा सा भी कारण, थोड़ा सा भी पड़ गया कुछ भी, तुरंत स्कूल से मैसेज आ जाता है कि आज ऑनलाइन स्कूल बंद है, ऑनलाइन क्लासेज होंगी। तो ये जी जो जी ऑफिस है या जो स्कूल है, ये सारे अपनी सुविधा देखने लग गए हैं। ऑफिस को फायदा हो जी गया है कि ऑनलाइन ऑफिस कर रहे हैं, अब उनको अपनी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का किराया नहीं देना है, एसी के बिल नहीं भरने हैं, लाइट का बिल नहीं भरना है, सारी चीजें जो है वो अपनी सुविधा देख रहे हैं, देश से किसी को मतलब नहीं है। जैसा आपने कहा कि आज के युवा तो बिल्कुल अनभिज्ञ हैं कि देश के प्रति भी हमारा कोई कर्तव्य है। देश जी देश के पहले आता है समाज, और समाज के पहले आता है परिवार। तो देश, समाज और परिवार, इनके प्रति कर्तव्य कहाँ से बच्चों में कैसे विकसित किए जा सकते हैं? पद्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि स्कूल के लेवल पे, जो पहले स्कूल में बहुत सी चीजें सिखा दी जाती थी शुरू से ही, जब स्कूल में टीचर आते थे तो टीचर भी खुद इतने, जिसको हम पहले गुरु कहा करते थे, एक जो गुरुकुल का कल्चर था, जो स्कूल में भी एक शिक्षक आता था तो सचमुच वो एक शिक्षक हुआ करता था, बच्चों में शिक्षा भरता था। आज शिक्षा का क्षेत्र भी पतन की ओर जा रहा है, वो भी बिजनेस हो गया है, कहने में कोई संकोच नहीं है मुझे, जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिजनेस हो गया। वहां पे बच्चों के संस्कार और शिक्षा से कुछ भी लेना देना नहीं है।
तो शिक्षा के लेवल पे, स्कूल लेवल पे, उसके बाद आता है कॉलेज का लेवल, तो वो थोड़ा किसी के अंदर कोई न्यू अगर डालनी है तो बेसिक स्थान उसका जो है, शुरुआती जो है वो स्कूल है। तो स्कूलों में दीदी दीदी आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि किस प्रकार का चेंज करना चाहिए, जो हमें डिमांड करनी चाहिए, पेरेंट्स को भी डिमांड करनी चाहिए कि स्कूल में इन शिक्षाओं की शुरुआत करो ताकि हमारे बच्चे कुछ सीख सके। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। स्कूल लेवल से ही बच्चों में जरूरी है कि उन्हें नैतिक शिक्षा दी जाए। सारे कोर्सेज बंद कर दिए गए हैं, बुक बंद कर दी है, और बच्चों में कोई भी मतलब अच्छी चीजें नहीं सिखा रहे हैं, केवल उन्हें सब्जेक्ट पढ़ाना है। अच्छा, साथ में बच्चों के ग्रुप में कन्वर्सेशन करवाएं, ऐसी चीजें, ऐसे टॉपिक्स पे चर्चा कराएं जिससे देश के भी कोई भले की बात हो या समाज के भले की बात हो, उनके जीवन में आगे बढ़ने में अच्छे गुण आए, वो सब सिखाना बहुत जरूरी है। उसके लिए स्पेशल पीरियड रखें जिससे कि बच्चे ये सब सीख सकें। आज बच्चों के अंदर जरा भी कोई गड़बड़ हुआ, कोई कॉपी में कम हुआ, पेरेंट्स लड़ने को पहुंच जाते हैं। तो आजकल स्कूलों का वातावरण तो बहुत खराब हो रहा है। ये जो पब्लिक स्कूल हुए हैं, उन्हें केवल पैसे से मतलब है, उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं है। यदि आपके बच्चे की जरा भी तबीयत खराब हुई तो वो तुरंत फोन कर देंगे, ले जाइए अपने बच्चे को। फीस तो इतनी लेते हैं, लेकिन कोई भी अच्छी चीजें, पहले स्कूलों में इतने अच्छे प्रोग्राम्स होते थे, बहुत तरह की फिजिकल एक्टिविटीज होती थी, साथ में ग्रुप में बच्चे रहते थे तो बात करते थे उनका। अब लैंग्वेज खराब हो रही है बच्चों की। ये पब्लिक स्कूलों की बच्चों की लैंग्वेज इतनी खराब है कि हम बोल नहीं सकते हैं। तो ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, टीचर्स को, बच्चों, कोई भी ये नहीं रह गया रिलेशन। हम लोगों के समय में टीचर्स के लिए बहुत रिस्पेक्ट होती थी। आजकल के बच्चों में रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि वो टीचर्स के, पेरेंट्स के लिए नहीं है तो फिर बच्चे टीचर्स के लिए कहाँ से आएगी? बिल्कुल। तो ये माहौल जो घर से बिगड़ा है, यही शुरुआत घर से हुई है भाई। जो पेरेंट्स का साथ रिलेशन था पहले हम लोगों के घरों में, तो उसमें बच्चे पेरेंट्स को बहुत इज्जत की दृष्टि से देखते थे। आज है पेरेंट्स सर पे चढ़ा रहे हैं, उनको मन में है कि हम बच्चों को खुश रखें। हर मतलब बच्चे ने भी कह दिया हम ये चीज नहीं खाएंगे तो माँ तुरंत बनवाएगी और तुरंत खिलाएगी। तो इससे बच्चे के अंदर एक ढिठाई वाली बात आती है कि जो मैं चाहूंगा वो मुझे मिलेगा। तो ये फीलिंग वो आगे चल के उसके व्यक्तित्व में आ जाती है। हर चीज को वो जबरदस्ती लेने की कोशिश करता है कि नहीं, मुझे तो मिलेगी ही ये। तो ये स्कूलों में नैतिक शिक्षा और ऐसे पीरियड बनाने चाहिए जिसमें आप बच्चों को अच्छी चीजें समझाएं ताकि उनके अंदर पर्सनैलिटी में अच्छे गुण आए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कही आपने कि स्कूलों में। और हेमंत जी, आपसे भी मैं यही सवाल करूंगी कि स्कूल में और गवर्नमेंट को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए अब, और वो खुद तो ध्यान नहीं देंगे क्योंकि इसमें उनका कोई फायदा नहीं है। स्कूल का फायदा है उनका रेवेन्यू बढ़े, अधिक से अधिक फीस आए, उनके ही स्कूल से बच्चे कॉपी किताब खरीदें, उनके ही स्कूल से ड्रेस खरीदें, उनके स्कूल से जूते खरीदें। उनका तो सारा अटेंशन इस पे है। गवर्नमेंट का अटेंशन है अपना सारा, राजनीति में उनका अटेंशन है। जो नुकसान है वो माता पिता का है, परिवार का है। तो एक पेरेंट्स को किस तरह की डिमांड करनी चाहिए सरकार से, किस तरह की डिमांड करनी चाहिए स्कूल से, और कैसे कर सकते हैं ताकि जो बच्चा जब स्कूल में जा रहा है वहीं से उसकी नींव पड़नी शुरू हो जाए कि इन चीजों, जीवन ये चीजें आवश्यक है। तो एज ए पेरेंट्स आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे हम स्कूल में और बाकी जगहों पे इन चीजों की डिमांड करें? जी दीदी, ये एक बहुत ही बड़ी समस्या बन चुका है शिक्षा, हमारी शिक्षा। जो अगर हम पुराने समय से देखें, जो गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी, आज भी बहुत जगह गुरुकुल स्थापित हैं, उनका कुछ मायना हुआ करता था। उसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता था। जी। उसमें 1 डे से ही बच्चे को पूरा परिश्रम करवाना, सुबह टाइम से उठाना, उसको जंगल में भेजना लकड़ी लाने के लिए, और हर तरीके से खाना खुद बनाना है, कपड़े खुद धोने हैं,
वो हर चीज में उनका पूरी तरह से सर्वांगीण विकास होता था बच्चे का। और अगर हम अब आज की जीवन शैली में स्कूलों के ऊपर आते हैं, जैसे आपने कहा कि प्राइवेट स्कूल्स जो है, प्राइवेटाइजेशन हो गया है शिक्षा का, तो बिल्कुल सही बात है कि सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना उनका मोटिव बन चुका है। उनको और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। उस पर हमारे लिए हम क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? पेरेंट्स को सबसे पहले इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। जिस भी एरिया में हम लोग रह रहे हैं, उस एरिया के पेरेंट्स को आवाज उठानी चाहिए, बल्कि पूरे देश में मिलकर एक अभियान छेड़ना चाहिए शिक्षा को लेकर, कि जो प्राइवेट स्कूल्स दुनिया भर की फीस ले रहे हैं और उसके बाद भी शिक्षा के नाम पर जीरो हैं, सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। बच्चों के लिए प्रॉपर स्कूल के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसमें फीस तो जो ले रहे हैं वो दे भी रहे हैं सभी लोग, क्योंकि आजकल कैपेबल हो गए हैं पेरेंट्स। खासकर हम अगर ये देखें कि हम बात कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर के एरियाज की, तो भाई सभी लोग कैपेबल हैं, दे रहे हैं फीस। लेकिन इसमें स्कूलों को कंपल्सरी कुछ पीरियड्स करने चाहिए जी, जिसके अंदर एक तो योगा क्लास बहुत जरूरी होनी चाहिए डेली रूटीन पे, चाहे वो आधे घंटे की ही हो, जिसके अंदर ध्यान लगाने से लेके पूरे शरीर का उसका पूरी कसरत हो जाए, जिससे उसकी शरीर की और वो मानसिक रूप से स्ट्रांग बने, स्वस्थ बने। क्योंकि सबसे पहले हमें मानसिक रूप से स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर हम मानसिक रूप से खुद स्ट्रांग होंगे, बच्चा अगर जो भी फर्स्ट क्लास से ही अगर वो योगा में है, प्राणायाम में है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली उसके मन के अंदर सुविचार ही आएंगे। उसका अट्रैक्शन जो होगा हमारे धार्मिक ग्रंथों से होगा, या एक शिक्षा के तौर पर भी वो हर तरीके से हर चीज अच्छी चीज से जुड़ पाएगा। और एक राष्ट्र के प्रति मैं जरूर कहना चाहूंगा कि स्कूलों के अंदर राष्ट्र के प्रति सद्भावना और उनके मन में कुछ विचार इस तरीके से भरे जाएं, उसके लिए जो हमारे देश के जवान हैं, खासकर सेवानिवृत्त जवान, जिनके पास अब शेष कार्य कहीं सिक्योरिटी गार्ड में या कोई सुपरिटेंडेंट सिक्योरिटी गार्ड बनने के अलावा कुछ नहीं रह जाता है, तो उनके लिए मैं ये चाहूंगा कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं या कोई भी स्कूल है हमारे ऑल ओवर इंडिया में, जितने भी स्कूल्स हैं, एक कंपल्जन गवर्नमेंट की तरफ से कंपल्सरी एक आधे घंटे का या 1 घंटे का शेड्यूल होना चाहिए कि वहां पर उनकी पोस्टिंग की जाए और वो देश के प्रति उन्होंने क्या सेवा दी और जो हमारे युवा हैं उनके लिए देश के प्रति क्या भावना होनी चाहिए, वो हम जब तक नहीं भरेंगे अपने बच्चों में, तब तक हम लोग नहीं कह सकते कि हम लोग सुरक्षित हैं जी। वो बहुत जरूरी है। इस तरीके से भी हम लोग कुछ योगदान दे सकते हैं कि हमारे शिक्षा पद्धति में कुछ चेंजेस आए और हम लोग युवाओं को कुछ सही जगह पर पहुंचा सकें। बिल्कुल सही है। एक समय था जो स्कूल में जो आपने फिजिकल एक्सरसाइज की बात कही, योगा की बात कही, तो पहले स्कूल की शुरुआत वहीं से हुआ करती थी। सुबह प्रार्थना होता था, प्रार्थना होने के बाद पीटी कहते थे हम, पीटी हुआ करती थी। जी 10 मिनट 15 मिनट पीटी होती थी। उसके बाद बच्चे क्लास में जाते थे, राष्ट्रगान हुआ करता था। अब ये सारी चीजें स्कूल से हट गई हैं, बंद हो गई हैं। नहीं सुबह की प्रेयर होती है, न ही प्रार्थना होती है, न ही कोई फिजिकल एक्सरसाइज और न ही राष्ट्रगान। इवन राष्ट्रगान भी आजकल के बच्चों से अगर हम सुनना चाहें तो मुझे लगता है कि बहुत कम बच्चे ही पूरा राष्ट्रगान सही। तो ये कितनी बड़ी हम सब के लिए ये मतलब दुख का विषय है, अपमान का विषय है कि हमारे देश के बच्चे देश गान पूरी तरह नहीं गा सकते हैं। अभी राष्ट्रगीत राष्ट्रगान के बीच में फर्क पूछा जाए तो वो भी बच्चा नहीं बता पाएगा। तो एक जो ये नैतिक पतन होता चला जा रहा है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि स्कूल का भी टारगेट हो गया है कि अधिक से अधिक 100% हमारे स्कूल का रिजल्ट जाना चाहिए। सारा अटेंशन इसी बात है
कि हमारे स्कूल का रिजल्ट 100% होना चाहिए, हमें हमारे स्कूल से अगले साल 100% अच्छे बच्चे मिलने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे पास एडमिशन ले। ज्यादा बच्चे मेडिकल में सेलेक्ट हो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे आईआईटी में सेलेक्ट हो। अटेंशन वहां पे है, ना ही बच्चों के जी मेंटल हेल्थ पे और न ही बच्चों के फिजिकल हेल्थ पे किसी का कोई ध्यान नहीं है। और न ही किसी को इस बात का फर्क पड़ता है कि बच्चा जो एक्चुअल शिक्षा होती है, जीवन की शिक्षा, वो सीख रहा जी, है या नहीं सीख रहा है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं दोबारा फिर पड़ता मैं है। वही कहती हूँ कि फर्क केवल माता पिता को पड़ता है, फर्क केवल परिवार को पड़ता है। तो इनकी जिम्मेदारियां पूरी तरह से बहुत ज्यादा बढ़ती हैं कि वो किस तरह से जी अपने बच्चों की परवरिश करें। परवरिश के बाद स्कूल के बाद नंबर आता है कॉलेज, कॉलेज के बाद जॉब का। तो एक ये भी ट्रेंड चल चुका है बाहर जाके पढ़ने का। जी अभी जी, बहुत ज्यादा। याद है जब जिस समय यूक्रेन में युद्ध छिड़ा हुआ था, मेरे जी बहुत अच्छे जानने वालों में से बहुत सारे लोग थे जिनके बच्चों की जिद थी अच्छा खासा कॉलेज इंडिया में मिलने के बावजूद मेडिकल के लिए यूक्रेन जान के पढ़ना है, क्योंकि मुझे बाहर जाना है। और जैसा कि अभी हेमंत हम्म। के पेरेंट्स के पास पैसे हैं तो वो खर्च भी कर रहे हैं बच्चों की ख्वाहिश पूरा। पद्मा जी ने भी ये बात कही कि बच्चों की नैतिक अनैतिक हर डिमांड को पेरेंट्स पूरा करके चाहते हैं कि हमारा पूरा बच्चा खुश। और वो कितना नुकसानदायक होता है बच्चे को की जिद पे, जबकि इंडिया में उसको अच्छे जो कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, लेकिन उसे बाहर पढ़ने जाना है, उसका शौक है बाहर पढ़ने जाना, यूक्रेन भेजा। यूक्रेन भेजा, जी वहां जाने के बाद दुर्भाग्यवश उसी समय वार शुरू हो गई, बच्चे को वहां से किसी तरह से जान बचा के वापस आना पड़ा। निकालना पड़ा। आना पड़ा, वापस आया, लेकिन फिर भी उसको बाहर ही पढ़ना है। फिर यूक्रेन वार को छोड़ने के बाद दूसरी जगह एडमिशन दिला के उसको वहां पढ़ने के लिए भेजा गया। तो यहाँ पे पेरेंट्स को ये बात नहीं समझ में आती है कि बच्चा अगर बाहर जाने की जिद कर रहा है तो क्या वो अगर उसको बाहर जाने का इतना ही शौक है तो क्या वो कभी वहां से वापस आना चाहेगा? जिसे बाहर नहीं। की लाइफस्टाइल इतनी पसंद आ रही है, वो जिद करके वहां जा रहा है, तो क्या वो वहां से यहाँ वापस आना चाहेगा? अब ऐसी जगह पे फिर पेरेंट्स बाद में जब रोते हैं कि हम तो अकेले हो, हम तो बुजुर्ग हो गए, हम हमारी देखभाल वाला कोई नहीं है, तो यहाँ पे हमारा बच्चा नालायक है ये कहना बिल्कुल गलत है। गलत है। नालायक हमारी नजर में यहाँ पे पेरेंट्स हैं, उनको नहीं समझ में आई कि बच्चा तो बच्चा है, वो डिमांड अगर कर रहा है तो हमें समझना चाहिए। पद्मा जी, आप इस बारे में आपकी क्या राय है कि पेरेंट्स को अपने पे सेल्फ कंट्रोल पेरेंट्स को पहले रखना पड़ेगा, फिर वो बच्चे को सेल्फ कंट्रोल सिखा पाएंगे? भाई मुश्किल तो यही पर है ना कि पेरेंट्स खुद चाहते हैं कि मेरा बच्चा विदेश में पढ़े, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छा सा और जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों पर कि हम चाहे हम खाएं या ना खाएं लेकिन हमारा बच्चा बढ़िया से बढ़िया खाए, बढ़िया स्कूल में पढ़े, उसके लिए पूरा वो जोर लगा देते हैं। अब जब बच्चा कह रहा है हम विदेश जाएंगे तो उसके लिए जमीन भी बेच देंगे, सोना भी बेच देंगे, लोन भी ले लेंगे, और बच्चा जब पहुंच गया विदेश तो वहां से उसे आना नहीं है, तब वो सिर पे हाथ रख के रोएंगे कि बच्चा तो को फोन भी नहीं करता है, वहीं शादी कर ली, वहीं रह रहा है। तो इसके जिम्मेदार तो आप हो, पहले आपको तो सोचना चाहिए कि भाई मैं तो नहीं कर सकता हूँ, आप अपने खुद जी से जी कमाइए, उसके बाद आप चाहे विदेश जाइए चाहे करिए, इतना तो कर ही सकते हैं ना। आप क्यों जी बच्चे को एनकरेज कर रहे हैं? स्टेटस सिंबल बन गया है कि हमारा बच्चा विदेश में है, तो जी स्टेटस सिंबल तो आपने बनाया ना, तो दोषी तो पूरी तरह से पेरेंट्स ही। भाई बच्चा तो देखिए वो कोरी स्लेट होता है, आप शुरू से ऐसी चीजें उसके दिमाग में भर रहे हैं कि पब्लिक स्कूल में ही पढ़ेगा मेरा बच्चा, क्यों उसे 20 लाख का पैकेज मिलेगा, आपने सिवाय पैसे के और क्या सिखाया है? जी तो जी गलती तो पेरेंट्स की है पूरी। मैं तो इसके लिए पेरेंट्स को बिल्कुल दोषी मानती हूँ, ना आप उसको संस्कार दे पा रहे हैं और ना उसको आप लाइफ के जो अच्छे चीजें हैं कुछ नहीं सिखा पा रहे हैं सिवाय पैसे के। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि शुरुआत कहते हैं ना कि किसी भी चीज की शुरुआत घर से ही होती है, और हाँ। जब हम जी शुरुआत करते हैं तो हमें भी नहीं पता होता है कि हम ये एक गलत शुरुआत कर रहे हैं। हम्म। बहुत से घरों में होता है कि जब बच्चों की परीक्षा चल रही होती है, बच्चों के एग्जाम का टाइम है, तो बस सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और सारी दुनिया से बच्चे को भी काट देते हैं, खुद भी कट जाते हैं। बच्चे ने वही सीख लिया जी कि हम बस हम ही हम हैं और कुछ नहीं है, हमारी पढ़ाई है। जी बाद में पढ़ाई के बाद कैरियर है,
करियर पे भी बच्चे ने यही देखा कि माता पिता का यही है कि भाई तुम्हें बंद, अगर हम एक बड़े एग्जाम हमने क्रैक कर लिया तो इसका मतलब फिर हम तो दुनिया की नजर में सब बल्ले बल्ले ही हैं। तो ऐसी नजर में जी उसको ये लगने लग जाता है कि हम ही बल्ले बल्ले हैं तो बाकी सब हमारे लिए किनारे हैं। तो उस जगह पे जब एक बार परिवार छूट जाता है, रिश्तेदार छूट जाते हैं और सिर्फ मैं बच जाता है, तो जहां सिर्फ मैं है वहां पे बहुत सारी चीजें अपने आप खत्म होने लग जाती हैं। और यही जो मैं है वही बहुत कुछ नष्ट कर रहा है। अब हेमंत जी, आप इसके सामने मैं प्रश्न रखूंगी, ये जो ऑनलाइन शॉपिंग का जी प्रचलन हो गया है, ये ऑनलाइन शॉपिंग युवाओं का ही शौक है, उनकी सोच भी है, उन्होंने जो बड़े बड़े कंपनीज खड़ी हुई हैं, स्टार्टअप बने हैं, वो युवाओं की सोच है, उसको नमन भी करना चाहिए क्योंकि ये बहुत सुविधाजनक भी हो गया, बहुत सारे बुजुर्गों के लिए सुविधाजनक है, हम लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा सुविधाजनक हो गया है। लेकिन ये हमारे आपके लिए सुविधाजनक हो सकता है क्योंकि अब हम उस शारीरिक अवस्था में है कि दौड़ के बाजार जाना उतना आसान नहीं है। पद्मा जी सामने जी बैठी है, इन्हें अर्जेंट किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो इनके लिए बाजार जाना उतना संभव नहीं है। ऑनलाइन घर बैठ जी के सामान मंगा लेंगे, इनके लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है। लेकिन आज का युवा वर्ग जो उस उम्र में है जिसको दौड़ के दुकान तक जाना चाहिए, दौड़ के सामान लेके आना चाहिए, वो बजाय दौड़ जी के जाके सामान लेने जाना, उसके बजाय घर बैठे मोबाइल से ऑर्डर करना, ये उसके बहाने जो भी इनका थोड़ा सा फिजिकल एफर्ट हुआ करता था, फिजिकल सोशल रिलेशन बनते थे, सोशल कांटेक्ट बनते थे, वो भी खत्म है। जी 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 बिल्कुल इसका भी आप योगदान मानते होंगे इसमें युवाओं के, इसका तो असर सबसे बिल्कुल 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 फिजिकल एक्टिविटी। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इसके ऊपर चर्चा करने की जरूरत है कि ऑनलाइन शॉपिंग ये हमारे पूरे रूटीन को, हमारे सिस्टम को, बच्चों की सोच को बहुत ज्यादा खराब कर रहा है। इसमें खाली किसी चीज को ऑनलाइन मंगाने से मतलब नहीं है। अगर आप देखेंगे कि हमारे को एक चीज की जरूरत है, हम बाजार जाते थे तो एक ही चीज को, उसी को हम लेकर आते थे। जी ऑनलाइन पर एक बटन दबाते ही 100 चीजें खुलती हैं हमारे सामने, 100 आइटम्स आ जाती हैं। तो ना चाहते हुए भी उस चीज के ऊपर एक बना होता है कि एक के साथ एक फ्री है, उसके साथ अगर आप ये 10 आइटम लेंगे तो आपको ये भी फ्री मिल जाएगी, 200 रुपए के आप आइटम लेते हैं तो ये चीज फ्री मिल जाएगी। तो वो एक अट्रैक्शन इतना ज्यादा दिया हुआ है उसके अंदर, तो हम लोग तो अट्रैक्ट हैं ही हैं। और युवा, क्योंकि युवा आजकल सबसे ज्यादा मोबाइल पर और ऑनलाइन इन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा उनको नॉलेज होता है, तो हम लोग भी उन्हीं को ही कहते हैं कि बेटा ये ऑर्डर कर दे, बेटा ये मंगवा ले। तो जी जब हम लोग ही गलत कर रहे हैं, उनसे मंगवा रहे हैं, तो वो क्यों ही जाएंगे। जी ये हमारी ड्यूटी है कि हमें बच्चों को बोलना चाहिए बाजार से जाकर लेके आओ। और मैं खुद अपने घर में ये जरूर अप्लाई करता हूँ, 90% तो यही अप्लाई करता हूँ। अगर मुझे लेके आना है तो मैं लेकर आता हूँ, नहीं तो बच्चों को लाना है तो बच्चे जाओ, आप बाजार लेके आओ। उससे क्या होता है कि एक तो जिस हम एरिया में रह रहे हैं, हमारे को उस एरिया की जगह के बारे में पता लगता है, जी दुकानदारों से मिलना हो पाता है, उनसे अट्रैक्शन हो पाता है, इंटरेक्शन हो पाता है कि भाई हाँ फलाना इंसान भी यहाँ पर रहता है। जी ऑनलाइन पर हम उस इंसान को नहीं जानते हैं कि वो ऑनलाइन जो बिजनेस चला रहा है, सिर्फ एक ये ऐप है, ऐप के द्वारा हम लोग बस खरीद रहे हैं और उनके एक जाल में फंसे हुए हैं। बहुत सी जगह ऐसा भी होता है कि भाई हम मंगवा कुछ रहे हैं, आ कुछ और रहा है, उसके जी बाद फिर उसको वापस भेजना पड़ता है, फिर दोबारा कुछ आता है। और ये एक षड्यंत्र की तरह भी चलता है, जानबूझ के भी गलत चीजें भेज दी जाती है, क्योंकि बहुत लोग हैं वो वापस करते ही नहीं है, उनके पास समय ही नहीं है। जी बिल्कुल तो हमारे को जरूर ये करना चाहिए कि नियरेस्ट, उससे क्या हो रहा है कि आस पड़ोस के जो व्यापार हैं, जो आस पड़ोस की दुकानें हैं हमारी, उन लोगों के व्यापार पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है इन चीजों का। उनकी दुकानदारी बिल्कुल बंद सी हो गई है, वो लोग खाली बैठे रहते हैं क्योंकि सभी लोग ऑनलाइन से मंगा लेते हैं। कोई हमारे को छोटी मोटी चीज चाहिए होती है तो हम उनके पास से लेकर आते हैं। जी तो हमारे को जरूर अपने, हाँ जी अपनी जी जी सोसाइटी आप से भी तो कट रहे हैं। जब हम समाज में निकलेंगे बिल्कुल नहीं तो किसी को कैसे जानेंगे दाएं जी बाएं बिल्कुल हमारे वही मैं कौन कहना लोग चाह रहा हैं, हूँ। क्या है,
किसी को हम जानते ही जी नहीं है। ये ऑनलाइन जी जी शॉपिंग का जी सबसे बड़ा खामियाजा। और मतलब बहुत छोटी सी बात कि पहले कोई चीज जब तक ऑनलाइन का सिस्टम नहीं था, घर में अगर हमें हमारे कोई चीज अचानक खत्म होती और कोई रिश्तेदार अचानक आता है, ऐसे में जी। हम सबसे पहले अपने पड़ोसी का दरवाजा खटखटाते थे। अगर हाँ हमें हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक चाय बात की है। पत्ती खत्म है और हमारे घर में गेस्ट आ गए, तो हमारे पास इतना भी टाइम नहीं होता कि गेस्ट को घर में छोड़ के हम भाग के दुकान तक जाएं, दरवाजा खटखटा के पड़ोसी से एक कटोरी चाय की पत्ती मांगते थे। उस बहाने पड़ोसी से देखा देखी होता था, पड़ोसी से बात होता था। फिर वो चाय की पत्ती जब वापस करने जाते थे तब भी पड़ोसी से बातचीत होती थी। उसी बहाने हो सकता है पड़ोसी चाय पीने के लिए बुला ले, उसी बहाने कई बार हम जी भी जी चाय जी जी पड़ोसी को चाय के लिए बुला लेते हैं कि आइए चाय पी लीजिए, एक बिल्कुल बिल्कुल इंटरेक्शन होता है। ये सारी चीजें बिल्कुल बंद हो गई हैं। जैसे कर दरवाजा भड़ाक से बंद कर देना, वैसे भड़ाक से दरवाजा बंद हो गया है इन चीजों की। सिर्फ एक जी घर के जी अंदर जी। दुनिया रह गई है लोगों की आज। तो और उसको बच- मैं ये कहना चाहूंगा कि अहम अहम के ऊपर आ गई है लोगों की ना, एक ईगो जागृत हो गई है इसको लेके ना, कि भाई है हमारे घर में कुछ नहीं, ऐसा ये चीज नहीं है, तो हम पड़ोसी से मांगने में भी शर्माते हैं कि हम कैसे मांग लें, सामने पड़ोसी वाला से क्या कैसे सोचेगा मांगे, कि क्योंकि इसके घर में सवाल ये अब ये नहीं। उठता है ना कि पड़ोसी भी ये सोचने लगता है ना कि अरे मांगने आ गए, मंगा लेते, ऑनलाइन जी मंगा जी लेते, जी जी फिर दस बिल्कुल भाई, ठीक मिनट में तो बात है। चीजें आ जाती हैं। तो ये जब सुविधाएं सुविधा हैं है तो तो क्यों। सोच भी बदल गई। स्वभाव। जी, जी सुविधा है तो जब सोच भी बदल गई है। जब 5 मिनट में चीज आ रही है 10 मिनट में, तो क्यों हम मांगे, ये भी तो हो क्यों गया। मांगे। फिर अगल जी बगल जी वाले जी को जानते ही नहीं, मांगेंगे कैसे, सबके गेट बंद है कैसे। बिल्कुल। भाई। और जी हम जी जी, पता ही हम नहीं है तो अभी पड़ोस में भी रहता मांगने कौन की है। हिम्मत कर सकते हैं। हाँ, पता ही अभी नहीं भी है। क्योंकि हमने मांगा है तो हम आज भी हिम्मत कर सकते हैं भाई पड़ोसी के, उसी उसी बहाने हमारी मुलाकात हो जाएगी, बात कर लेंगे। लेकिन आज का जनरेशन, ये तो उसके लिए बहुत बड़ी गलत चीज हो जाएगी कि पड़ोसी से, हाँ बिल्कुल। जबकि हम लोग तो उस जनरेशन के हैं कि जानबूझ के कुछ मांगने के बहाने पड़ोसी का दरवाजा खटखटा देते थे कि हाँ चलो हाँ, इसी बहाने थोड़ी देर की बिल्कुल गपशप हो सही, जाएगी, आज लिया बिल्कुल कल सही जी वापस। कह रही हैं। तो ये एक बहाना हुआ करता था। तो ये जी जो ऑनलाइन शॉपिंग का सिस्टम शुरू शुरू हो गया, कोशिश करनी चाहिए पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी बात को समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स नहीं कहते, जैसे अमन जी ने कहा कि वो खुद भी लाते हैं और बच्चों से भी कहते हैं जाकर ले आओ। मैं भी यही कहती हूँ कि जाकर ले आओ, क्यों घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करो। लेकिन आज का युवा इस क्यों उतनी जाकर समय क्यों बर्बाद करना, उतनी देर में हम कुछ और कर लेंगे। जबकि मैं जी कोशिश जी करती हूँ कि जाके दुकान से जो जाके छाट के सब्जियां ले आना, छाट के फ्रूट ले आना, उसका जो मजा है या जो उसमें सेटिस्फेक्शन है, वो ऑनलाइन में सड़ा बिल्कुल गला जो बिल्कुल। भी आ जाए। तो ये अपने हमें कोशिश करनी चाहिए, करते भी हैं, हम करते भी हैं। लेकिन युवाओं को समझाना समझना उनको जब जब समझ में आएगा, जब वक्त काफी आगे निकल चुका रहेगा, वो भी जब हमारी उम्र में इसी बात पर पहुंचेंगे। मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा कि जो आपने बिल्कुल। कहा कि हमें जाकर लेके आने से, उसमें एक बहुत बड़ा एक रहस्य क्या छुपा हुआ है कि हम जिसके पास लेने जा रहे हैं वो डिपेंडेंट है। अब हम जैसे आपने फ्रूट और सब्जी के लिए कहा कि हमारे जो बाजार का जो फ्रूट और सब्जी का सेलर है, वो एक मिडिल क्लास से भी नीचे का है इंसान, जिसको बहुत जरूरत है अपनी जी। आजीविका के लिए। जी। अगर हम उसके पास जा रहे हैं तो हम एक राष्ट्र सेवा में भी एक योगदान दे रहे हैं कि हाँ, हम सभी को एक लेवल पर रखना चाहते हैं कि भाई उसके घर में भी चूल्हा चले। जी। ऑनलाइन वाले क्या है, वो तो एक बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। जी। तो एक्चुअल में जिनको जरूरत है, कम से कम हम नियरेस्ट जाकर उनके साथ में अपना इंटरेक्शन करना जरूरी होता है हमारे को। जी। जी, अभी हमारे एक राजेश राज जी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने लिखा है, ऑनलाइन सामान मंगाने वालों को याद करना चाहिए कि जब कोरोना में सामान के लाले पड़े थे, तब जिस दुकानदार ने हमारी जरूरत पूरी की थी, आज वो उपेक्षित होकर बिजनेस बंद कर रहा है, जबकि हमें उसका एहसान बिल्कुल चुकाना चाहिए। बिल्कुल सही बात चुकाना है। चाहिए। उसमें हमारे पड़ोस के जो दुकानदार थे, सब्जी वाले घर पे सब्जियां पहुंचा रहे थे, राशन वाले घर पे राशन पहुंचा रहे थे, ये हमारे पड़ोसी काम आ रहे थे। तो ये समझना चाहिए, युवाओं को इस बात को समझना चाहिए कि हम बड़े बड़े ब्रांड को ही सपोर्ट कर रहे हैं और अब एक छोटे छोटे दुकानदार जो हमारे अगल बगल हमारे लिए बैठे हैं, हमारे भरोसे बैठे हैं, उनको हम इग्नोर कर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी, हमारे एक रिश्तेदार हैं जो अचानक घर में गिर गई थी, उस समय घर में उनके कोई नहीं था। तो ठीक। एक छोटा सा लड़का उनके घर में आता जाता था जो बगल की दुकान पे काम करता था। वो लड़का आया
और जब उसने देखा कि ये गिरी हुई हैं, उनके हस्बैंड भी बाहर थे, बच्चे भी बाहर थे, कोई भी घर में नहीं था, तो उसने जब जी पास दुकान पे जाके बताया, तो आस-पास के 4-5 दुकानदार उनके घर पे आ गए, क्योंकि वो डेली जी दुकान पे जाके सामान खरीदा करती थी, सब्जियाँ सुबह-शाम जाकर लाती थी और बाकी और भी जो भी सामान खुद जाके वो या उनके हस्बैंड, ये लोग ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते, जाकर के वहाँ पे सामान खरीदते। तो सारे दुकानदार परिचित थे और वो भाभी जी गिर गई हैं, ये सुन कर के सारे आए और उनको अस्पताल लेकर के उनको गए। पहुंच पाया समय से। जी 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 जी, जो बिल्कुल सोशल बिल्कुल बिल्कुल। कॉन्टैक्ट है, जब हम घर बैठे रहेंगे तो उस समय हमारा किसी से नहीं बनेगा। इसी बहाने हम घर से बाहर निकलते हैं और एक रिलेशन जी बनता है जो बहुत अच्छा रहता है। अब मैं आती हूँ जी सीधा-सीधा लिव इन रिलेशन पे, जो कि आज का जी, एक मैं तो कहूँगी बहुत बहुत ही निकृष्ट या घृणित एक प्रचलन चल पड़ा है, जो कि धज्जियाँ उड़ा दे रहा है हमारी भारतीय संस्कृति का। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक युवा वर्ग का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इस रिलेशनशिप में बिलीव कर रहा है और शादी से कतरा रहा है, चाहे वो युवक है या युवतियां, दोनों ही अब चूंकि जी सेल्फ डिपेंडेंट दोनों ही हो रहे हैं। पहले लड़कियां शादी इसलिए करना चाहती थी कि वो फाइनेंशियली डिपेंडेंसी उनको चाहिए होती थी, अब वो डिपेंडेंट है, सेल्फ डिपेंडेंट है, तो अब उनको पैसे की कोई जरूरत नहीं है, तो वो भी उनको भी लगता है कि बिना शादी किए जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। और लड़के शायद एक हद तक जो समाज में आज जो हमारे पहले के कानून बने हुए थे महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उसका जो दुरुपयोग किया जा रहा है महिलाओं की ओर से, उस डर से जी बहुत सारे युवक भी अब शादी नहीं करना चाह रहे हैं, तो बीच का रास्ता उन्होंने निकाल लिया है, लिव इन रिलेशनशिप। इस पर मैं आप दोनों की राय लेना चाहूंगी। हेमंत जी, पहले मैं आपसे ही इस पे चर्चा शुरू करूंगी और उसके बाद पद्मा जी जी जरूर। आपसे। ये जो कृत्य चल रहा है जिसको समाज ना चाह के भी स्वीकार कर रहा है, लड़के लड़कियों को नहीं लग रहा जी है कि कहाँ हमें लेके जाएगा, उसका नतीजा बहुत बार सामने देखने को मिलता है कि सुसाइड कर लेते हैं या मर्डर ही कर देते हैं। तो इसको कैसे संभालना चाहिए पेरेंट्स को, अपने बच्चों में किस तरह से शुरू से बातें भरनी चाहिए कि जो समाज का एक हमारा ढांचा बन के तैयार है, जो हमारे हमारे वातावरण, सामाजिक वातावरण जो है, जो संस्कार बने हैं, विवाह संस्कार बना है, उसका क्या उद्देश्य है, क्यों बना है, वो जी कैसे सफल होता है, जी आप गलत रास्ते पे जाएंगे तो वो आपको कहाँ पहुंचाएगा, इस बारे में आप जी दोनों की मायने रखेगी हमारे दर्शकों के लिए। जी। शनो जी, सीधा सीधा मैं एक बात यही कहना चाहूंगा कि घूम फिर कर बात पेरेंट्स पर ही आती है, हमारी मॉरल जी वैल्यूज पर ही। हमारी जो नींव है, वो हमारी नींव कमजोर होती जा रही है। जी नींव कमजोर हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे संस्कार अब बच्चों में हम नहीं डाल पा रहे। जैसा कि हम अभी बात कर ही रहे थे कि पेरेंट्स दोनों ही, मदर या फादर, माँ बाप दोनों ही वर्किंग हैं, दोनों जॉब पर जाते हैं, बच्चे क्रच में पल रहे हैं या आया के हाथ में है, तो उनके अंदर संस्कार नहीं हम डाल पा रहे, हम सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। बच्चों को वो मॉरल वैल्यूज ही नहीं पता जो हम लोगों ने जी हैं। और आज भी हम कोशिश करते हैं कि, मैं अपना ही एग्जांपल देता हूं कि मैं संयुक्त परिवार में रहता हूं आज भी, बहुत और अच्छी बात। पूरी तरह से कोशिश रहती है कि भी ये संयुक्त परिवार जुड़ा रहे। जी उसके लिए यही चीजों को दोबारा से हमारे को जोड़ने की बहुत जरूरत है। जी पेरेंट्स का ये ड्यूटी बनता है कि ठीक है, वो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन एक सैटरडे संडे, आजकल ज्यादातर एमएनसीज में, कॉर्पोरेट्स में, सभी में सैटरडे संडे ऑफ होता है। जी ठीक है, हमारा तो वो भी नहीं होता, लेकिन उन लोगों को कम से कम सैटरडे संडे, उसमें से एक दिन बच्चों के लिए जरूर निकालना चाहिए पूरी तरह से। वो चाहे वो उनको बाहर लेकर जाने से रिलेटेड हो, किसी मंदिर में ले जाने से रिलेटेड हो, या पूरा दिन घर में उनके साथ स्पेंड करने के लिए हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे ग्रंथ हैं, उनके बारे में कुछ विचार विमर्श करने से रिलेटेड करना चाहिए। और अगर अब मैं बात करता हूं, जो आपने टॉपिक दिया कि लिव इन रिलेशनशिप, तो ये जो ढांचा हमारा कमजोर हो रहा है, तो बच्चे उस तरफ सोचने पे मजबूर हो रहे हैं। पहले क्या होता था कि हमारे पुराने समय में एक गांव का नाई होता था,
वही रिश्ता तय कराता था कि जी मैं आपके बच्चे का रिश्ता फलानी जगह तय कराया हूं या मैं उसका रिश्ता ले आया हूं, हम वहां शादी कर देंगे। लेकिन आजकल वो नाई तो छोड़ो, जो बीच में मीडिएटर्स थे वो भी खत्म हो गए हैं, क्योंकि कोई रिश्ता रुक ही नहीं पाता। थोड़े दिन चलता है और शिकायतें आ जाती हैं कि ये डिवोर्स करना है इनको, ये तो नहीं रह सकते इकट्ठे। उस वजह से वो मीडिएटर्स भी धीरे धीरे खत्म हो गए। अब बात आती है आपकी, जो आपके आजकल संस्थाएं चल रही हैं, मैरिज ब्यूरोज चल रहे हैं, वो अच्छा खासा पैसा लेते हैं और उसके बाद में भी जो रिश्ता करवाते हैं वो भी नहीं निभ पाता। तो घूम फिर कर जो युवा है वो क्या सोचते हैं कि भाई जब रिश्ते इस तरीके से भी नहीं चल पा रहे हैं और आस पड़ोस में देखते हैं कि भाई ये भी डिवोर्स हो गया, उनका भी डिवोर्स हो गया, तो वो एक मजबूर हो गए हैं उस चीज को लेके कि भाई हमारे को पहले खुद रहकर देखना चाहिए, जो बहुत ही गलत एक कदम है। पाश्चात्य संस्कृति का बहुत दुष्प्रभाव है ये सब कुछ वहीं से आ रहा है। बहुत सीधा सीधा सा कहूंगा कि ये सब कुछ वहीं से आ रहा है, हम लोग वहीं से अडॉप्ट कर रहे हैं। एमएनसीज में लोग जुड़े हुए हैं, कल्चर वही है, सब कुछ उनके, वो देख रहे हैं उन चीजों को, तो वो अडॉप्ट करने के लिए कोशिश करते हैं और उस जाल में फंस जाते हैं। और उसके प्रभाव क्या होते हैं कि कहीं पर मर्डर्स हो रहा है, कहीं कुछ और हो रहा है। तो उन चीजों को लेके बहुत बड़ी एक धारणा सी बन गई है कि भी लिव इन रिलेशन में रहकर देखना, एक ट्रायल, जिसको हम मानते थे 7 जन्मों का रिश्ता, उन्होंने एक ट्रायल बेस्ड एक सेरेमनी बना दिया है कि पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें जी, जो बहुत ही गलत एक समाज को दे रहा है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और पद्मा जी, आपकी राय भी मैं इसमें लेना चाहूंगी कि पेरेंट्स किस तरह से अपने बच्चों को शुरू से ही, अब तो ये ट्रेंड चल गया है, तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी बढ़ गई है कि उन्हें शुरू से ही कैसे संभाले। समाज में लिव इन तो एक, मुझे तो भारतीय संस्कृति और समाज का एक मतलब ऐसा दुखद अध्याय है जिसके लिए कोई भी शब्द नहीं बचता है। ये शुरुआत हमारे परिवार से होती है। हम आज बेटी और बेटे दोनों को पढ़ा रहे हैं, बेटी को उच्छृंखल बना रहे हैं, नियम कायदा और नहीं सिखा पा रहे हैं कि परिवार में तुमको जुड़ कर रहना है। शादी करते हैं, मान लिया चलिए लिव इन तो बाद में हो गया, बच्ची को हम कहते हैं कि तुम्हें करियर ओरिएंटेड हो, तुम्हें कमाना है, तुम काम करो। जब बच्ची साथ में पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बाहर घर से, पेरेंट्स से बहुत दूर रह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किसके रिलेशन में है, आप कुछ नहीं जान सकते हैं। वो साल भर रह रहे हैं, 6 महीने रह रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उसके बाद आप हाथ मलते रह जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कि तो शुरुआत तो आपने की है ना, जब आप बच्ची को आजाद कर दिया, आपने घर से तो सिखाया नहीं कि नहीं बेटा तुमको जिंदगी में ऐसे नहीं। हमारी संस्कृति तो बिल्कुल नष्ट हो रही है भाई। ये लिव इन क्या चीज है जिसको हम इतने निकृष्ट दृष्टि से देखते थे, वो आज बहुत ज्यादा लोग, क्या ये फिल्म है, चीजें हैं जहाँ की मतलब सेक्स तो ऐसा हो गया है कि छोटे छोटे बच्चे उसके लिए भाग रहे हैं। ये तो मोबाइल जो आ गया है, हाँ, ये सारे जितनी भी कुरीतियों का जिम्मेदार ये मोबाइल हो रहा है, जहाँ पर सब कुछ हमारे मुट्ठी में है। हर समय जरा जरा बच्चा ऐसी चीजें जान रहा है, जरूरत से ज्यादा जानकारी है, और उसी का ये परिणाम है कि गलत चीजें बढ़ती चली जा रही हैं। और अंत उसका क्या है? मर्डर और सुसाइड। क्योंकि निराशा और जो अवसाद क्यों हो रहा है, डिप्रेशन। देखिए बच्चे आजकल बड़े बड़े पोस्ट के लोग सुसाइड कर रहे हैं, उसके पीछे कुछ ऐसा ही रिलेशन कहीं ना कहीं निकल पड़ता है। जी, अच्छा, ये हमारी जो चर्चा का विषय रहा है उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये बात आ रही है कि परवरिश में कमी, परवरिश कमी रही होती है। परवरिश की जो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है वो माँ की होती है, शुरू से रही है कि परवरिश माँ के हाथ में होती है। और परवरिश में कमी इसीलिए हो रहा है कि आज माँ के पास समय नहीं है, तो इसके लिए हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि इस समय हमारे सामने पद्मा जी और हेमंत जी दोनों है, मीन्स स्त्री और पुरुष दोनों है। सवाल मेरा ये मैं रखूंगी यहाँ पे कि आज से कुछ 20 दशक पहले, 10 दशक भी कह सकते हैं, 20 दशक पहले तो औरतों के जॉब करने का कहीं
रेयर ही सुनाई देता था, कहीं इक्की दुक्की जो करती थी तो एक उदाहरण बनती थी कि वो औरत बहुत जॉब अच्छा करती है, हाँ वो जॉब करती है, जी इस पे है। ये एक आध उदाहरण हमें मिला करता था, और अब एक आध उदाहरण मिलता है जो कि भी कोई भी लड़की हाउसवाइफ बन के रह रही है। तो पहले जब जी औरतें जॉब करती थी, माँ बन के रहती थी घर में, तो अपने बच्चे को पूरी तरह परवरिश देती थी, पूरी तरह संस्कार देती थी, पूरा अटेंशन उसका घर परिवार और बच्चे पे रहता, सब कुछ बैलेंस्ड रहता था, सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से चलता था। अगर कुछ कोई परेशान रहता था, कोई दुखी रहता था, तो वो घर की वो ही स्त्री जो सब कुछ संभाले रहती है, जो पति को भी संभाली रहती थी, सास ससुर को भी संभाली रहती थी, बच्चे को भी संभाली रहती थी, उसको सुसंस्कृत कर रही, पढ़ा रही है। लेकिन परिणाम स्वरूप वही सबसे ज्यादा दुखी, सबसे ज्यादा अपमानित, सबसे ज्यादा इंसल्ट महसूस किया करती थी। उसका नतीजा ये हुआ कि उसने अपना स्थान बदलने की कोशिश की। उसने अपने आप को जी समाज में स्थापित करने की कोशिश की कि मैं सब कुछ करके भी मैं क्यों रोऊं। अब मैं रोऊंगी नहीं, बल्कि मैं भी वो हासिल करूंगी जो हासिल करके पुरुष हमें इस तरह से दमित कर रहा है। उसका नतीजा ये हुआ है कि समाज बिल्कुल उलट पलट गया। जो ये हम विघटन देख रहे हैं, जो हम ये संस्कारों की कमी देख रहे हैं, जो बच्चों की उच्छृंखलता देख रहे हैं, सबका उसके पीछे एक माँ नहीं है। अगर माँ होती तो वो सब कुछ संभाल के रखती थी। तो माँ ने ये जो कदम उठाया, अपने बारे में सोचने का जो कदम उठाया, इसका जिम्मेदार कौन है? हमारे समाज के पुरुष या और कुछ? अगर पुरुषों ने स्त्री को वो सम्मान दिया होता जिसकी वो हकदार है, घर में वो अगर 24 घंटे काम कर रही है, चूल्हा चौका बर्तन, बच्चों की नैपी बदलने से लेके खिलाना पिलाना, हस्बैंड को टाइम पे ऑफिस भेजना, गरम रोटियां खिलाना, जब वो अपना सब कुछ कर रही है, तो बदले में उसको अपमानित क्यों किया गया? बदले में उसको पैसे पैसे के लिए तरसाया क्यों गया? उसके दिमाग में ये बात क्यों भरी कि हमें ये सब छोड़ के सिर्फ पैसा ही कमाना है? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? अगर वो अपनी जिम्मेदारी निभाते ढंग से, तो कोई स्त्री नहीं चाहती कि इस तरह घर छोड़ के बाहर सड़कों पे भागती, बस पकड़ के ऑफिस जाए, पीछे बच्चा रोता, आंचल पकड़ के मम्मी रुक जाओ, मम्मी मत जाओ करता रहे, माँ उसका आंचल छुड़ा के भाग के जाए। क्या ये हमारा सामाजिक ढांचा जो था, इसके जिम्मेदार कौन है? जो ये इतना बड़ा परिवर्तन आया कि सब कुछ बदल गया। पद्मा जी, पहले आप अपनी राय देंगे इस पे, उसके बाद मैं हेमंत जी से। ये इतना ये बड़ा आपने परिवर्तन क्यों आया, बहुत कैसे आया? बहुत स्त्री की जो दशा आपने बताई, वास्तव में स्त्री को बहुत उपेक्षित समझा गया, हमेशा से दोयम समझा गया। पुरुष जो है वो अहंकार में, ईगो में, उन्होंने कभी भी मतलब स्त्री को सम्मान नहीं दिया। परिवारों में स्त्रियां दिन भर घर में काम करती थी, लेकिन पुरुष जो कमा के लाता था, आज भी है परिवारों में स्त्री भी काम कर रही है, पुरुष भी कर रहा है, लेकिन स्त्री आएगी तभी वो चाय बनाएगी, पुरुष बैठ के सोफे पे टीवी देखेगा या मोबाइल देखेगा। तो ये जो संरचना हमारे समाज की पुरानी से चली आ रही है, उसकी वजह से स्त्री ने ये कदम उठाया कि नहीं, तुम कमा रहे हो तो हम भी कमाएंगे। वो भी परिवार को मतलब साथ देना चाहती है, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन अब उसके पास तो समय की कमी हो गई, उस पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई है। उसको पति को भी देखना है, परिवार को भी देखना है, बच्चे को भी देखना है। तो उपेक्षित फिर बच्चे ही रह जाते हैं, क्योंकि अब वो तो डबल, उसमें एक तरफ बॉस की उसको झिड़क है, अब एक तरफ घर में पति भी मतलब आंखें दिखा रहा है, यदि और कोई है बच्चे भी उसको आंख दिखा रहे हैं। तो वो तो स्थिति अभी भी उसकी अच्छी नहीं है। काम कर रही है, वो कमा रही है, बिल्कुल लेकिन फिर भी परेशान है। वो पहले दूसरी तरह से बिल्कुल परेशान थी, अब दूसरी तरह से परेशान है। बात सही जी कही आपने। तो हेमंत जी, क्या एक पुरुष होने के नाते मैं आपसे पूछूंगी, अगर पुरुष जी स्त्री को घर में वो सम्मान देता, देखिए स्त्री बहुत कुछ करती है, बदले में चाहती क्या है? वो सिर्फ प्यार और सम्मान सम्मान। अगर उसको घर बिल्कुल में उसका पति या घर के अन्य सदस्य उसके काम का सम्मान करते,
उसने जो लोग बाहर होटल में खाना खाते हैं तो 10 बार थैंक यू बोलते हैं बेरे को, लेकिन घर में जब एक जी औरत खाना बना के खिलाती है तो लोग समझते हैं ये तो इसका काम ही है। कोई थैंक यू नहीं बोलता कि जी तुमने एक अच्छा खाना बना के हमें खिलाया, या तुमने बच्चे को जी इतनी अच्छी परवरिश दी। जब बच्चा अच्छा करता है तो पिता का नाम होता है कि ये इनका बेटा है, और वो बच्चा जब खराब जी करता है तो माँ पे उंगली उठती है कि क्या करती है दिन भर, बच्चे को संभाल भी नहीं लिया। तो ये पुरुष जी वर्ग की क्या इस सोच का नतीजा इतना खराब नहीं हो रहा है कि बहुत कुछ लोगों को झेलना पड़ रहा है? उसी पुरुष जो पति अपनी पत्नी को सम्मान नहीं देता है घर में, उसी पति के माँ-बाप तिरस्कृत होते हैं, वृद्धाश्रम में जा रहे हैं, तो क्या पुरुषों को अपनी सोच में परिवर्तन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कि स्त्री को वो बहुत सम्मान जरूरी। दें, वो स्थान दें जो जिसकी वो हकदार है। तो मुझे नहीं लगता है कि औरतें किसी लड़की को, किसी औरत को शौक होगा कि वो भागती रहे, फिर घर में भी ज़िम्मेदारी उठाए, बाहर की भी ज़िम्मेदारी उठाए। वो सम्मान के लिए तो लड़ रही है, बराबरी का जी हक जी है, तो वो बराबरी का हक अगर उसको घर में मिल जाए, तो वो क्यों भागेगी? जी आपकी क्या जी राय है? मैं बिल्कुल सहमत हूं आपके विचार से। मैंने आज 44 साल की उम्र में जो भी समाज में देखा, वो यही देखा कि हमारा जो समाज है, हमारा जो भारत देश का समाज है, या और भी आप बहुत सारी कंट्रीज को हम उसमें जोड़ सकते हैं, कि पूरे समाज में पुरुष प्रधान समाज है। पुरुष की प्रधानता रहती है हर चीज में। आप अगर कोई भी आप आयोजन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, घर में कुछ भी कार्य हो रहा है, तो ज्यादातर डिसीजंस पुरुष के ही मान्य होते हैं, और स्त्री को उसके ऊपर सिर हिलाना होता है कि हाँ जी ठीक है। और जैसे कि आप अगर कहते हैं कि भाई, जब हम किसी स्त्री को शादी कर कर, 7 वचन देकर, फेरे लेकर किसी दूसरे घर से हम अपने घर पर लेकर आ रहे हैं, तो कहा तो जाता है कि भाई हम आपकी बेटी को लेकर जा रहे हैं और हम बेटी बनाकर रखेंगे। लेकिन उसमें मुश्किल से 1-2% ही घर ऐसे होते होंगे जिनमें ऐसा कुछ देखने को आपको, विरले ही घर होंगे जिनमें ऐसा कुछ मिलेगा। क्योंकि मैंने ये महसूस किया है कि भाई बेटी बेटी ही रहती है, और बहू को बहू का ही दर्जा दिया जाता है, बेटी के रूप में उसको नहीं मान्यता मिलती घर में। और उसी का ये दुष्प्रभाव जो अब हमारे को झेलना पड़ रहा है कि स्त्री को सोचने पे मजबूर किया गया। उसकी दयनीय हालत उसने चारों तरफ देखी कि भी हमारा अस्तित्व तो इस तरीके से बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो हमारे को भी कुछ करके दिखाना होगा। तभी उन्होंने कमर कसी और उन्होंने बाहर निकलना शुरू किया। बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि अगर स्त्री को घर में ही वो पूर्ण सुविधाएं और पूरा मान सम्मान स्नेह मिला होता, तो वो कभी नहीं सोचती कि भाई हमारे को बाहर निकलने की जरूरत भी है। और एक अगर आदमी पूर्ण रूप से सक्षम है घर चलाने में, तो मुझे नहीं लगता कि औरत को बाहर किसी कार्य के लिए जाने की जरूरत भी पड़ती है। और वो खुद भी नहीं चाहती कि भाई मैं घर संभालूंगी, आप घर चला ही रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। जी, लेकिन अब जब स्मिता के ऊपर बात आ जाती है, अपने अस्तित्व के ऊपर बात आ जाती है, तो फिर ये कदम उठाने ही पड़ते हैं, और उनके दुष्प्रभाव तो हम लोग झेल ही रहे हैं। और उसी का सबसे बड़ा प्रभाव क्या आ रहा है, जैसा कि दीदी ने कहा कि भी बच्चों के ऊपर, कि जब माता माता रही ही नहीं, जब बच्चे क्रच में या आया की गोद में होंगे, तो मातृत्व तो जागेगा ही नहीं। जी, समय नहीं देंगे, अपने बच्चे को छाती से नहीं लगाएंगे, उसके साथ समय नहीं बिताएंगे, तो वो ममता कैसे आएगी उनके अंदर? जी, और वो वही स्नेह बच्चों के अंदर कैसे डेवलप होगा कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं? समय ही नहीं देंगे हम लोग। वही घूम फिर के बात सारी ये आती है कि हम समय नहीं दे रहे हैं। पेरेंट्स, जो पुरुष है, वो अपनी ईगो के ऊपर अड़ा रहता है। जैसे आपने कहा कि भाई चाय बनाएगी तो लेडीज ही आके बनाएगी, सारे काम करके थक हार के आ रही है वो ऑफिस से, उसके बाद में भी चाय उसने ही बनानी है, रोटी सब्जी उसी ने बनानी है। इसमें मैं मानता हूं कि भी पुरुष की भागीदारी भी अब बराबर की होनी चाहिए साथ में। बहुत ज्यादा मतलब वो बहुत ज्यादा नहीं कर सकता, तो एटलीस्ट इतना भर कर दे कि स्त्री को ये लगना चाहिए कि हाँ भाई मेरे सपोर्ट में कोई खड़ा है, वो मेरे लिए खड़े हैं। बस उसको इतना ही चाहिए, इतनी भर अगर मिल जाता है स्त्री को, तो उसको बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मेरी सोच तो यही कहती है कि हाँ बिल्कुल पुरुष को
जरूर साथ देना चाहिए। जी, बिल्कुल सही बात कही। और मैं एक स्त्री होने के नाते आपके मुंह से मैं ये सुनना भी चाहती थी कि पुरुषों ने वो स्थान नहीं दिया स्त्रियों को जो जो वो डिजर्व करती हैं। अभी भी है, पद्मा बिल्कुल, जी ने ये भी कहा कि अभी भी है, वो लाख कोशिश कर रही हैं, अभी भी है। हाथ पैर मार रही हैं, बाहर बिल्कुल जाके बिल्कुल। कमा के आ रही हैं, लेकिन घर में सिर्फ आने के कहने बाद भर से है कि वो चांद पर चली गई है और मिलिट्री में आ गई है, लेकिन हाँ, अभी भी घरों में वही हाल है। अभी अभी वही भी हाल देखा है, होगा बिल्कुल। आप लोगों ने कि अजीत पवार जी का जो प्लेन क्रैश हुआ, वो एक महिला पायलट जी, चला रही थी, तो उसको भी लोगों ने ट्रोल किया कि वो महिला थी इसलिए वो क्रैश किया, इसलिए अगर कोई होता। तो ये जो महिलाओं को लेकर के लोगों के मन में इस तरह की बातें हैं, उनको नहीं स्थान देना चाहते हैं। वो घर में उनकी सारी तपस्या पे पानी फेर देते हैं। सारा दिन करने के बाद भी उसको ये सुनाई देता था कि करती क्या हो दिन भर। तो ये सारी चीजें जी। उनको आया। और अभी बीच में, जो जी मैं टोक रहा हूँ, बीच में भी केसेस हुए कि नीले ड्रम में मार के डाल दिया गया आदमी को, जी पत्नी जी ने, और पहाड़ पे से ढकेल दिया, ऐसे केसेस आए हैं। तो हम्म मैं ये कहता हूं कि भाई, जब स्त्री को जलाया जा रहा था, जी जब उसको पानी में डुबो के मारा जा रहा था या मार के फ्रिज में डाला जा रहा था, उसको काट काट के जंगल में फेंका जा रहा था, तब वो पुरुष प्रधान समाज कहां पर था? तब क्यों जी इतना बिल्कुल। ज्यादा बवाल नहीं मचता था? कि अगर 2 आदमी मार दिए गए औरतों की द्वारा, तो फिर इतना ज्यादा क्यों बवाल मच रहा है? वो भाई, इसीलिए क्योंकि आप कर पुरुष रहे हो तो प्रधान टिट देश फॉर टैट तो मिलेगा ही। जैसा आप जी कर रहे हो वैसा आपको भी मिलना शुरू हो गया। बिल्कुल सही बात कहा आपने। ये जो जब स्त्रियां खड़ी हुई हैं, अपने हक के लिए लड़ना शुरू कर दिया उन्होंने, तो जो कहते हैं स्त्री शक्ति, नारी शक्ति जो होता है, तो नारी अपनी शक्ति जी, दिखा रही है। जब नारी अपनी शक्ति दिखा रही है तो नारी के अंदर दोनों ही शक्ति होती है, विध्वंस की भी जी, होती है और सृजन की भी होती है। तो जब वो सृजन पे रहती बिल्कुल। है तो उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। और कहते हैं धरती माँ जब विध्वंस पे आ जाती है तो विध्वंस कोई नहीं रोक सकता है। तो तो भी नहीं कोई टिक स्त्री जब सकता, अपने बिल्कुल ठीक। बारे में सोचना कर दिया, वो थोड़ी सी स्वार्थी हुई है, अपने लिए स्टैंड ले रही जी, है, अपने लिए खड़ी हो रही है, तो देखिए कितना सब कुछ हिल गया है। एक माँ के पास धरती अगर, है। जैसा पद्मा जी ने अभी कहा कि बच्चे बाहर हैं, वो वहां क्या कर रहे हैं हमें पता नहीं चलता है। पता इसलिए नहीं चलता है कि माँ घर के अंदर, माँ के पास टाइम ही नहीं है कि वो बच्चे को फोन करके पता कर पाए कि बेटा तुम क्या कर रहे हो, कहाँ रह रहे हो, किन लोगों के साथ रह रहे हो। क्योंकि उसके ऊपर ऑफिस का बोझ है, ऑफिस से घर के आके ऑफिस की फाइलें घर पे भी निपटा रही है। अब ये जो वर्क फ्रॉम होम वाला है उसमें तो टाइम की कोई लिमिटेशन ही नहीं रह गई, सुबह से लेके रात तक। उसके बाद किचन में किचन के काम निपटाओ। ये सब करते करते उनके पास इतना वक्त ही नहीं बचता है कि बाहर हमारे बेटा बेटी कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, वो उनका हालचाल ले सके। तो ये जो चीजें हैं, इनको अगर अभी जैसे अभी आपकी बात में बात आई थी कि स्त्री पुरुष दोनों कमा के बैलेंस करते हैं, घर को चलाते हैं। अगर सिर्फ पुरुष कमाएगा और स्त्री घर संभालेगी तो ऑटोमेटिक उनकी डिमांड कम हो जाएगी। क्योंकि जब दोनों कमाते हैं, अफलातून पैसा आता है, तो हमारी ख्वाहिशें भी बढ़ती चली जाती हैं। एक स्त्री जब एक बजट बना करके काम करती है तो बहुत कम पैसों में बहुत अच्छी तरह से घर चलने लगता है। चल सकता है, तो बिल्कुल ठीक। मैं एक स्त्री होने के नाते मैं अभी भी ये सोचती हूँ, अगर परिवार, पुरुष वर्ग अगर स्त्रियों को उनका सम्मान वापस दे, घर पे उनको वही सम्मान मिले जो वो डिजर्व करती हैं, तो बहुत सारी औरतें, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि जो जिस घर की औरत को सम्मान नहीं मिला, पति से सम्मान नहीं मिला, अपमानित होती रही, एक एक पैसे के लिए वो पति के सामने हाथ फैलाती रही, उस घर की ही माँ ने अपनी लड़कियों को बहुत आगे जाने की शिक्षा दी है कि उनको, तुम घर गृहस्थी में नहीं पिसोगी, तुम्हें घर गृहस्थी नहीं, तुम्हें कुछ करना है। तो वो लड़कियां जो जी, तैयार हुई हैं, वो घर गृहस्थी को बोझ समझने लग गई हैं कि ये घर परिवार हमें नहीं, हमें तो सिर्फ पैसा कमाना है। और ये जो भाव आया तो कितना भी कर लो, मैं, मेरा ये पर्सनल मानना है, पता नहीं आप लोग कितना सहमत होंगे, कोई पुरुष उस तरह से घर को नहीं संभाल सकता है जिस तरह एक नारी संभाल सकती है। पुरुष कितना भी बिल्कुल प्यार ठीक कह देगा, रहे हैं। वो एक माँ का प्यार अपने बच्चे को नहीं दे पाएगा। तो वो जगह है, औरत का जगह जो है वो वहीं पे है, उसको बरकरार रखना बहुत जरूरी है। और उसको बरकरार रखने के लिए पुरुष को अपने अहम को थोड़ा कम करना पड़ेगा, उनको सम्मान देना पड़ेगा, ताकि एक सुसंस्कृत परिवार जो हमारा छूट रहा है, हमारे देश से अलग जा रहा है, वो बहुत
हद तक संभल सकता है, क्योंकि नारी के हाथ में ये है कि वो संभाल सकती है। अगर घर पे उसको सहयोग मिलता है तो वो अपने बच्चों को समय देगी, क्योंकि एक माँ जिस तरह से अपने बच्चे को समझती है, रग रग पहचानती है, अगर वो अपने बच्चे के जी साथ वक्त गुजारती है तो वो उसके रग रग को पहचानती है। समय रहते अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार दे पाएगी तो बहुत सी चीजें बिगड़ने से बच जाएंगी। अब मैं हमारे हाँ इसमें कुछ कहना चाहती हूँ कि एक स्वागत चीज और है कि हम इतने भौतिकवादी हो गए हैं कि जी हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं। हम थोड़े में मतलब जी संतोष हमारे मन से खत्म होता जा रहा है। हमें और चाहिए और चाहिए। समाज में दिखावा इतना बढ़ गया है, बच्चों में इतना दिखावा कि 7th 8th के बच्चे भी लाखों लाखों खर्च करके बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना। तो ये जो प्रवृत्ति पैदा हो गई है, ये समाज में बहुत ज्यादा विघटन पैदा कर रही है। दिखावे की एक एक शादी में कई कई करोड़ खर्च हो रहे हैं। ये सब क्या है? ये समाज को बिगाड़ ही रहे हैं ना। ये दिखावा की प्रवृत्ति, बड़े बड़े ऐसे सामान, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते। भाई अब जब साधारण आदमी है वो कहाँ से इतना दे पाएगा? तो उसके लिए फिर पत्नी को काम करना है कि करेगी तभी तो बच्चों की इच्छाएं, अपनी इच्छा पूरी करेगी, बच्चों की पूरी करेगी। ये दिखावे की प्रवृत्ति समाज में बहुत विघटन ला रही है। इन जी शॉर्ट बिल्कुल मैं तो ये कहना चाहूंगा दीदी कि हमें अपने बच्चों को समय देना चाहिए, हमें अपने बच्चों को जरूर संभालना चाहिए। हम जब तक अपने बच्चों को संभालेंगे नहीं संभालेंगे तब तक हम चाहे किसी के ऊपर भी ये दोषारोपण करते रहें कि भाई इस वजह से ये काम हो रहा है, उस वजह से ये काम हो रहा है, वो सब बेमानी लगता है। हमें ही इन चीजों को संभालना होगा। हम बच्चे हम पैदा कर रहे हैं तो जिम्मेवारी हमारी है कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, उसका सारा हमारे पास ब्यौरा होना चाहिए और सही दिशा में हम लोग ही अपने बच्चों को ला सकते हैं और कोई भी कुछ नहीं करेगा उसके लिए। बिल्कुल सही बात कही। और मैं मतलब बड़े संक्षेप में यही कहना चाहूंगी कि नालायक बच्चे नहीं होते हैं, नालायक माँ बाप होते हैं। अगर बिल्कुल। माँ बाप में कमियां नहीं है तो बच्चों के बिगड़ने की संभावना 0.1% ही रह सकती है, उससे अधिक नहीं। क्योंकि माँ बाप की जो जिम्मेदारी होती है वो सिर्फ जन्म देने तक ही तो नहीं है, वो मतलब जीवन पर्यंत चलती है, वो जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होती है। तो जब तक माँ बाप अपने कर्तव्य में से पीछे हट, चाहे किसी भी वजह से वो अपना कर्तव्य ढंग से नहीं निभा रहे हैं, क्योंकि एक समय था कि माता को माता नहीं कहा जाता था कि पुत कपूत होते हैं, माता को माता नहीं होती है। लेकिन अब ये कहावत उतनी सही नहीं रह गई है, माता पिता भी कुमाता कुपिता हो रहे हैं। तो अगर वो ऐसे हैं तो बच्चे क्यों नहीं होंगे? बच्चों को कौन रोकेगा? बच्चों के लिए तो वही माता पिता संस्कार, रोल संस्कार मॉडल उन्हीं में नहीं होंगे तो कैसे होंगे। रोल मॉडल है। तो बच्चों की ओर उंगली जी उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना जरूरी है, बहुत तभी जरूरी है। जो विघटन होगा रुकेगा। बच्चे मेहनत कर रहे हैं बहुत ज्यादा। हम हमारे समाज जो 9 से 5 की नौकरी थी उसके बजाय अब आज बच्चे 12-12 घंटे 14-14 घंटे की नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। तो उसके बाद अगर कुछ चीजें तो ये ऑनलाइन के चक्कर में बर्बाद हो रही हैं, सारी चीजें खत्म हो रही हैं। कुछ जो सामाजिक विघटन है वो इसलिए कि पेरेंट्स का उनको ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो कुल मिला के पेरेंट्स की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, बहुत बढ़ी हुई है। उनको अपने आप पर वो करना चाहिए। और ये जो एक भाव हो गया है कि बच्चे माता पिता से बढ़ के हो रहे हैं, माता पिता को ये लगने लग गया है कि बच्चे के सामने हम बोल नहीं सकते, या बच्चों को लगने लगा कि माता पिता पुराने विचारों के हैं, हमारे आधुनिक विचार हैं। ये विचार अपने ऊपर हावी नहीं होना, ये बिल्कुल नहीं नहीं। होने देना चाहिए। और अगर कोई बच्चा ऐसा सोचने की गलती करता है तो उसको समझाना भी पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे ही हैं, माता पिता ही हैं। चाहे तुम कितने भी आधुनिक हो जाओ, लेकिन माता पिता की जगह वो नहीं ले सकते हैं। आज हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं और सबके कमेंट्स हैं, तो मैं आज नीचे से लास्ट से कमेंट पढ़ गई हूँ और उनके कमेंट पे भी अगर आप कुछ अपनी राय देना चाहेंगे तो आप लोगों का स्वागत है। जी 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 बहुत जरूरी है ये काम। हाँ, जुड़ी है। इन्होंने लिखा है बच्चे तो कच्ची मिट्टी जैसे होते हैं। बिल्कुल सही बात जो हम अभी कर रहे ठीक कहा जी। जी हैं। दीदी बिल्कुल। और माता पिता की जिम्मेदारी है कि उसको कैसे गढ़ रहे हैं। और प्रीता जी ने ही लिखा है, स्त्री ही नहीं पुरुष भी कामकाजी लड़की से विवाह करना
चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है जी कि एक पैसा कमाने से अब खर्चा नहीं चलेगा। देखिए खर्चा तो जो है वो सुरसा का मुंह है, बढ़ता ही जाएगा जितना हम बढ़ाएंगे। जितना हम बढ़ाएंगे उतना हो जाएगा। खानी हमको 2 रोटी है, पहनना 1 कपड़ा ही है, रहने के लिए 2 कमरे का मकान बहुत है, लेकिन ख्वाहिशों का अंत नहीं है। अपनी ख्वाहिशों को हम जितना बढ़ाएँगे वो बढ़ता जाएगा। ये हमारा जो मानसिक संतुलन है हमको उसको बनाना है, कंट्रोल करना है अपनी सोच को। हमारी राजेश राज ख्वाहिशें और हमारा जो दूसरे लोगों को देखा देखी जी, बहुत ज्यादा हो रहा है। बहुत ज़्यादा, सबसे अधिक तो यही है कि और ये जो बिज़नेसमैन है वो इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। उनको पता है कि हम जितना एडवर्टाइज़मेंट करेंगे लोगों के सामने। अब आप फ़ेसबुक देखिए, फ़ेसबुक पे आप किसी चीज़ की चर्चा करिए, आपस में बात करिए, फ़ेसबुक खोलिए, उस पे आपको उस चीज़ का एडवर्टाइज़मेंट किसी के दिखना पास शुरू आने होगा। लग जाएगा। हाँ, जी जी तो जी, वो कंट्रोल्ड, जो हमारा माइंड कंट्रोल कर रखा है उन्होंने। हमारा माइंड कंट्रोल कर रहे हैं, वो तो जाल फैला रहे हैं और हम उस जाल में फँस गए हैं। तो इन चीज़ों पे भी घर में चर्चा होती रहनी चाहिए। क्योंकि जो परिपक्वता हमारे उम्र के लोगों के है वो हमारे बच्चों में नहीं है। वो तो अभी कच्ची मिट्टी, जैसा प्रीता जी ने कहा, वो कच्ची मिट्टी है। तो ये घर में जब चर्चा होगी, डाइनिंग टेबल पे बातें होंगी, टीवी के सामने इकट्ठा होकर के बैठेंगे। मैं इसलिए हमेशा हर एक को कहती हूँ कि घर में कभी भी 2 टीवी नहीं होना चाहिए। टीवी सिर्फ 1 होनी चाहिए। आज का फैशन हो गया है भी कि ड्राइंग रूम हर कमरे में 1-1 टीवी लगी होती है, सब अपने-अपने कमरे में बैठ के टीवी देखेंगे। लेकिन मेरा कहना है कि में। जी टीवी जी हमेशा 1 होनी चाहिए। टीवी के बहाने पूरा जी परिवार एक बार हॉल में इकट्ठा होता है और वो समय होता है हमारा आपस में बातचीत करने का। माता-पिता बच्चों को समझे, बच्चे माता-पिता को समझे। तो ये कुछ छोटी-छोटी बेसिक चीज़ें ऐसी हैं। मैं आगे कभी एक ऐसी भी चर्चा रखने वाली हूँ जिसमें सिर्फ हम जी टिप्स देंगे, छोटे-छोटे टिप्स हर तरीके के। और जी उसमें मेरा प्लान है कि बहुत सारे लोगों को मैं बुलाऊँगी और उसमें सभी अपने 1-1 2-2 जो हमारे समाज के लिए, परिवार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अच्छी एक लाइन में टिप। तो ये उन टिप्स में से जी एक ये टिप्स भी बहुत ज़रूरी है कि खाना परिवार को हमेशा एक साथ खाना चाहिए और बिल्कुल बिल्कुल टी बिल्कुल। टीवी घर में एक रखना चाहिए, ताकि एक बहाना तो मिले हमें एक साथ इकट्ठा होने का। बैठने का, राजेश राज बिल्कुल। जी, राजेश राज जी ने लिखा है, कोरोना की सबसे अच्छी बात मुझे यह लगी कि उसने हर आदमी के वास्तविक खर्चों को बता दिया कि आपका एक्चुअल खर्चा कितना है और कितना पैसा आप इधर-उधर बर्बाद करते हैं। बिल्कुल सही जी बात है। जी बिल्कुल, कोरोना टाइम में जितनी बहुत बचत सही। हुई थी हमारी, तो पता चला था कि सचमुच खर्चा हमारा है क्या? बाकी चीज़ें तो हम जी लग्ज़री पे जी जी बर्बाद कर रहे हैं। हमारी ज़रूरत तो रोटी, दाल, जो रोटी, कपड़ा और मकान कहा जाता था, मकान के अंदर रह ही रहे थे। जी कपड़े पहनने भर के अलमारियों में भरे ही थे। रोटी जो थी बस खर्चा वही था। बाकी जो हम बर्बाद करते हैं वो बर्बादी है। रीता जी पवार जी ने लिखा, नारी तो 2 हाथों से एक बार में 10 काम निपटाती है। बिल्कुल सही बात है। और वही मैंने कहा कि जो काम नारी और स्त्री कर सकती है वो पुरुष नहीं कर सकते हैं घर के मामले हम्म, में। राजेश जी ने लिखा है, बहू को बेटी जैसा मानने के विचार पर मैं कहना चाहूंगा कि सम्मान को बेटी के लिए रिजर्व क्यों करना? बहू के रूप में ही आप सम्मान क्यों नहीं दे सकते? जी, ये भी बिल्कुल बात सही है कि सम्मान की हकदार तो बहू भी है। ये तो है नहीं कि सिर्फ बेटी है तभी उसको सम्मान या प्यार मिले। तो बहू को बहू का दर्जा ही दें, बहू के हिस्से का उसको प्यार दें। तो ये भी एक बहू के लिए बहुत बड़ी चीज है। प्रीता जी ने लिखा है, फिर भी स्त्री बहुत कुछ निभा रही है आज भी। बिल्कुल सही है, सब कुछ सह रही है लेकिन फिर भी निभा रही है। रेणु सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हैं। उन्होंने लिखा है, एक प्रश्न उठता है कि माता पिता बच्चे को सुनहरे भविष्य देने के लिए जॉब कर रहे हैं, लेकिन जब जॉब की भागदौड़ में वो बच्चों को समय नहीं दे पा रहे, उसी तरह बच्चा माँ पिता के स्नेह से वंचित हो रहा है। ये भाव पैसे से रिकवर नहीं किया जा सकता। नहीं हो सकता, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक बात। और ये बात हमारे जनरेशन के सभी लोग समझ रहे हैं। बच्चे अभी नहीं समझ रहे हैं कि पैसा ही खुशियों का विकल्प नहीं कभी बन सकता है। खुशियां अपनी जगह है, पैसा अपनी जगह है। पैसे से सब खरीद सकते हैं, खुशी नहीं खरीद सकते हैं। यही हमें समझाना है आज के युवा वर्ग को। प्रीता जी ने लिखा, हेमंत जी ने दुखती रग पर हाथ रख दिया। बिल्कुल सही बात लिखी इन्होंने। रेणु जी ने लिखा, स्त्री ने कुटुंब की नींव बनने से इनकार कर दिया, इसीलिए पावर बच्चे संक्रमण झेल रहे हैं। बिल्कुल ये जो हमने चर्चा की यही सारी बातें हैं। नीरा कुमार जी ने लिखा है, क्या यह जरूरी नहीं है कि हम माँ बाप अपने बेटों को भी उसी तरह तैयार करें जैसे बेटियों को? नीरा जी की भी बात जी सही है। और आजकल बिल्कुल। इसी तरह तैयार भी हो रहे हैं जिस तरह से बेटियां।
जो समझदार माँ बाप हैं वो अपने बेटों को भी हर तरह के काम सिखा रहे हैं। आजकल के बच्चे बेटे घर में रसोई में भी काम कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन में कपड़े भी धुल रहे हैं, खाना भी परसना जान रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं। तैयार हो रहे हैं हर माँ, क्योंकि अब छोटे घर हो रहे हैं, या तो बेटी घर में बहुत से घर हैं जहाँ सिर्फ बेटियां हैं, बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ सिर्फ बेटे हैं। तो दोनों को, लड़कियां बाहर के काम के लिए तैयार हो रही हैं तो लड़के घर के कामों के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ये बैलेंस तो बन रहा है, लेकिन फिर भी इसी बैलेंस बनाने के चक्कर में ही बहुत सारी चीजें का बैलेंस बिगड़ भी रहा है। बिगड़ रहा है जी। राजेश राज जी ने लिखा, ये बहुत ही विचारणीय और महत्वपूर्ण बिंदु रखा है शन्नो जी ने। स्त्री जो परिवार की धुरी थी, उसके हट जाने से ही परिवार का संतुलन बिगड़ रहा है। बिल्कुल सही बात है। जब तब तक उसने संभाला था, तब तक वो सिर्फ वो दुखी थी, और जब से उसने अपने बारे में सोचना शुरू किया है, बहुत सारे लोग पूरा संसार पहले राजेश जी ने लिखा है, पहले बच्चों को वंश चलाने का माध्यम समझा जाता था, अब बच्चे वंश समाप्त करने की दिशा में अग्रसर हैं और एक साजिश के तहत समाज से एक समुदाय ही विलुप्त होने की ओर है। जी, वंश समाप्त होने की ओर इसलिए क्योंकि बहुत सारे युवा, जैसे हमने शुरू में चर्चा किया, कि विवाह से ही कतरा रहे हैं। जब विवाह ही नहीं करेंगे तो वंश कैसे चलेगा? और ये सच में बहुत ज्यादा सोचनीय विषय हो चुका है कि बच्चे जब शादी ही नहीं करना चाहेंगे तो समाज का ढांचा किस तरह चरमरा जाएगा। एक वर्ड है क्या, डिंक कपल मतलब डबल इनकम नो किड्स। आजकल पति पत्नी पैसे कमाएंगे और बच्चे नहीं करेंगे। भगवान जाने उन पैसों का क्या सोच के कमा रहे हैं, काम आएगा। डबल इनकम नो किड्स। हाँ, ये एक प्रचलन चल रहा है। लिव इन समाज परिवार के लिए आत्मघाती है, ये लिखा है रेणु सिंह जी ने। शिप्रा मिश्रा जी, इन्होंने लिखा, यहाँ कमी उन पेरेंट्स की है जो बच्चों का अपनी संस्कृति से दूर कर रहे हैं। नाना नानी दूर हो गए हैं, दादा दादी दूर हो गए, जो हमें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाया करते थे सोने समय। पहले बच्चे इन कहानियों को सुनते सुनते सोते थे, अब मोबाइल स्क्रॉल करते करते माँ बाप भी सोते हैं, बच्चे भी सोते हैं। तो आत्मनियंत्रण बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम जुड़ सके। 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, बच्चे जानते ही नहीं कि इन चीजों में, स्कूलों में छुट्टी कर दी जाती है, बाकी घरों में सीखने का तो माध्यम स्कूल ही था, स्कूल में अब छुट्टी है इन दिनों में। तो कैसे हम झंडारोहण करते हैं, कैसे राष्ट्रगान होता है, ये सारी चीजें छूट गई हैं। जी, एक बात कहना चाहूंगा। जी बिल्कुल, जी बोलिए। पेरेंट्स को कम से कम जब घर में आए काम से, तो बच्चे, एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं घर में, कम से कम उनसे इंट्रोडक्शन जरूर होना चाहिए, इंटरेक्शन जरूर होना चाहिए डेली का, कि सुबह आते ही शाम को वो एक दूसरे से मिलें, कुछ देर बैठ के बात जरूर करें जी, जिससे कि भाई इतना तो हो कि भाई वो जान सकें कि भाई हाँ, हमारे मम्मी पापा यहाँ पर मौजूद हैं। उनको पता, आजकल जो आप बता रहे हो, क्या कमरे में बंद रहते हैं बच्चे, तो ये भी नहीं पता होता कि माँ बाप कब आ गए, कब वो फ्रेश होकर कब वो पार्टी में चले गए या मॉल चले गए, और बच्चे घर में अपना पढ़ रहे हैं या जो भी कुछ भी कर रहे हैं, कुछ नहीं पता होता किसी को। बिल्कुल सही बात कही। मतलब ये इसीलिए मैंने कहा ना कि खाना एक साथ खाना जरूरी है। अपने अपने कमरे में बंद रहते, तो डिनर का टाइम है, लंच पे तो सभी शायद अलग ही अलग रहते हैं, लेकिन हाँ, संडे का लंच, सैटरडे का लंच, ये नियम कुछ घर के बनने बहुत जरूरी है कि खाना एक साथ खाएंगे ताकि एक साथ इकट्ठे हो। और ना भी बात करते हैं उस समय, जो अगर भाव पढ़ने का, चेहरा पढ़ने का अगर कला है, तो एक दूसरे का चेहरा पढ़ के समझ सकते हैं कि हमारा बच्चा किसी परेशानी में है, हमारा बच्चा किसी उलझन में है, हमारा बच्चा आज खुश है। तो ये चीजें रीड करना, ये जानना बहुत जरूरी है। अनुजा जी हमारे साथ जुड़ी, इन्होंने लिखा है, बिल्कुल सही कही आपने, माता भी कुमाता हो रही हैं। हमेशा बच्चे ही गलत नहीं होते, संस्कार डालने वाली माँ ही होती है, और वो सही नहीं है तो परिवार का बिखरना तय है। प्रीता जी ने लिखा है, डिंग कपल से भी आगे आ गए, अब बच्चे शादी ही नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल सही है कि जो शादी भी नहीं कर रहे हैं, शादी कर ले रहे हैं तो सिर्फ बच्चे नहीं कर रहे हैं, शादी नहीं कर रहे हैं तो लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं। जो चीजें कभी हम सोच भी नहीं सकते थे, अब वो चीजें हो रही हैं और हो रहा है। हाँ,
रेणु सिंह जी ने लिखा लिव इन समाज परिवार के लिए आत्मघाती है। और निर्लय फोरा जी ने लिखा है शन्नो जी बहुत सही कहा आपने, पड़ोसी के साथ मेल जोल खत्म हो गया है। बिल्कुल सही कहा, ये मोहल्लों में तो अभी भी थोड़ा बहुत है, लेकिन सोसाइटी में तो ये कल्चर बिल्कुल ये सब अपने अपने घर के अंदर बंद, किसी को नहीं पता कि सामने वाले घर में कौन रहता है, कैसा रहता है। निर्लय फोरा जी ने लिखा बच्चों की जिद के आगे माता पिता को झुकना पड़ता है, यह मेरा निजी अनुभव है। पद्मा जी ये जो बात थी ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में, उसमें उन्होंने लिखा था कि बच्चे जिद करते हैं कि नहीं बाहर क्यों जाना, घर में सामान बैठे बिठाए आ जाता है। तो ये सही है, बच्चे जिद करते हैं तो पेरेंट्स कई बार उनके सामने हार ही जाते हैं। जी। सुधीर कुमार श्रीवास्तव जी इन्होंने लिखा है गुड टॉपिक। राजेश शाह जी ने लिखा है गलत शुरुआत का सबसे बड़ा उदाहरण मैगी नूडल्स है, पहले शुरुआत माँ करती है, बाद में बदनाम बच्चा होता है। ये बिल्कुल सही कहा, बच्चों को भाई कुछ अच्छा खिलाने के नाम पे हम मैगी नूडल्स का चस्का लगा देते हैं और बाद में जब बच्चा डिमांड करता है तो उसको डांट पड़ती है। रेणु सिंह जी ने स्कूल के साथ ही पेरेंट्स को भी जिम्मेदार सराहा है कि जो चीजें स्कूल में होनी चाहिए उसमें हमें अपना डिमांड रखना चाहिए। राजेश राज जी ने लिखा है हेमंत जी का ये सुझाव विचारणीय है कि सेना के रिटायर्ड लोगों का उपयोग गार्ड सिक्योरिटी के अलावा स्कूलों में अनुशासन शिक्षा के क्षेत्र में भी किया जा सकता है। जी ये सुझाव मुझे भी बहुत पसंद आया था कि जो सेना में इतना समय बिता के आए हैं, इतना योगदान दिया है, उनको एक तो सम्मानजनक दर्जा भी मिलना चाहिए, क्योंकि अपनी जान की बाजी लगा के कोई भी व्यक्ति सेना में भर्ती होता है और उसके बाद आके उसको सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करनी पड़े तो ये बिल्कुल शोभा नहीं देता है। उनको ऐसी जगहों पे ही लगाना चाहिए जहां वो अनुशासन और नियम सिखा एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। जी बिल्कुल, ये सुझाव बहुत अच्छा है और ये अगर हमारी सरकार इन चीजों पे सोचना शुरू करे तो बहुत अच्छा होगा। निर्लेप जी ने लिखा है कि मैं सहमत हूँ, संयुक्त परिवार का होना भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। घर पर दादा दादी या नाना नानी की संगत का अभाव भी एक कारण है, बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं मिल रहे हैं, ये भी लिखा है निर्लय फोरा जी ने। और राजेश राज जी ने लिखा है ऑनलाइन जॉब या पढ़ाई के साइड इफेक्ट पर एक अलग सेशन किया जा सकता है। मुख्य समस्या नैतिक शिक्षा संस्कार की है, जिसके लिए स्कूल के साथ अभिभावक भी जिम्मेदार हैं। टीवी चैनलों ने घर परिवार की मर्यादा संस्कृति तार तार कर दी है। जी सही है। और हेमंत जी के सुझाव विचारणीय हैं जो आपने शुरू में दिया था। और युवाओं की समस्या कोरोना से कई दशक पहले से चली आ रही है, इसे व्यापक परिदृश्य में सोचना पड़ेगा। संस्कार दरअसल पोलियो ड्रॉप की तरह है, जब देने का समय होता है तब अहमियत या जरूरत महसूस होती है, जब जरूरत महसूस होती है तब देने का समय निकल चुका होता है, निकल गया होता है। जब पेरेंट्स में जब तक युवा होते हैं ना, वो भी बड़े टशन में रहते हैं, उनको लगता है आगे हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चे तो कैसे भी पल रहे हैं, कुछ भी है कोई नहीं। और जब उनको समय वक्त आता है तब समझ में आता है कि अगर हमने समय सही पर शिक्षा दी होती तो ऐसा नहीं होता। जी। और बस इसके साथ ही हमारे अरुणा पाली जी हैं, इन्होंने लिखा हार्टली एग्री विद पद्मा जी। और निर्लय फोरा जी ने हम शुरू में ही हम सबका स्वागत किया था और हमारे विचारों से सहमत रही, तो हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े, उन्होंने अपने विचार रखे, हमारे बहुत सार्थक वार्ता हुई आज। जी। और पद्मा जी और हेमंत जी, आप लोगों के विचार भी बहुत क्लियर, बहुत स्पष्ट और बहुत ही उपयोगी रहे, जो हमारे दर्शकों के लिए भी या जो भी अगर सरकार के ओर से भी कोई भी हमारे इस कार्यक्रम को देख और सुन रहा होगा या इसमें से एक बिंदु को भी लेकर, या स्कूलों के शिक्षक प्रिंसिपल इन बातों पे विचार करके कहीं भी अगर अपनी जिम्मेदारी समझें कि हाँ हमारे समाज के लिए हमारी ये जिम्मेदारी, हम इन चीजों को सही करना चाहिए, तो कार्यक्रम सफलता की बिंदु की ओर बढ़ेगा, थोड़ा सा बहुत आवश्यक है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी आप पद्मा जी आपका और हेमंत जी आपका, जो आप हमारे आमंत्रण पे हमारे मंच पर आए और अपने बहुमूल्य विचार यहाँ पर दिए, हमारे दर्शक आपके विचारों से सहमत हुए। सबसे बड़ा हमारे लिए खुशी की बात ये होती है जब हमारे दर्शक जो होते हैं हमारे गेस्ट के विचारों से सहमत होते हैं और उनके विचारों के साथ साथ अपने विचार भी प्रस्तुत करते हैं। तो मैं एक बार फिर से आपका भी बहुत है कि आपने इतना अच्छा मंच सजाया है और अपने मंच पर आपने इतना मतलब खास टॉपिक रखा
और इस पर जी। हम लोग अपने विचार दे पाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। जी, आप लोग का एक बार फिर से धन्यवाद, और मैं उम्मीद करूंगी कि आगे फिर कभी अगर मैं आपको अपने मंच पर आमंत्रित करना चाहूं तो आप उनकी अवश्य। उपस्थिति मुझे अवश्य मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल इसी जी, के साथ बिल्कुल। आपका और हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और नमस्कार। चन्नो नमस्कार, जी, शुभ आपका रात्रि। बहुत बहुत जय श्री आभार, राम। धन्यवाद जी, कि आपने बुलाया, और आगे फिर बुलाइएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल हमें धन्यवाद। हमें जरूरत है आप जैसे विचारक की, जो अपने विचारों से लोगों को एक सीख दे सके, एक रास्ता दिखा सके। तो इसलिए मैं बिल्कुल आगे भी आप दोनों को जरूर अपने मंच पर एक नए विषय के साथ आमंत्रित करूंगी। एक बार फिर से बहुत 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 धन्यवाद, आभार और बहुत नमस्कार। शुक्रिया, शुभ रात्रि।